स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। दादी माँ चौंक गईं। डांटने का ख्याल छोड़कर वह तुरंत आगे बढ़ीं और श्रीवर्ण को सहारा दिया। श्रीवर्ण। आकाश ने चिढ़कर मुट्ठी भींच ली, पर अपने पिता का पीला पड़ा चेहरा देखकर वह चुप नहीं रह सका। उसने एक बॉडीगार्ड को आवाज दी, योगेश दवा। योगेश ने अंदर आकर दवा थमा दी। आकाश ने बोतल ली, एक गोली निकाली और सीधे श्रीवर्ण के मुंह में डाल दी, फिर पास रखी ठंडी हो चुकी चाय का कप उठाकर उन्हें पिला दिया। दादी माँ उसकी इन हरकतों से हक्का बक्का रह गईं। आकाश, तुम अपने पिता को कौन सी दवा दे रहे हो? क्या ये यूं ही ली जा सकती है? आकाश ने चिढ़कर कहा, ये वही गोली है जो प्रीति ने कल रात उनके लिए बनाई थी। कल रात वह खून की उल्टी कर चुके थे। अगर प्रीति नहीं होती तो वह यमराज से मिल चुके होते। ये तुम्हारे पिता के लिए प्रीति ने बनाई थी। दादी माँ तुरंत शांत हो गईं और बेहद राहत महसूस करते हुए बोली, अच्छा हुआ वह वहां थी। श्रीवर्ण ने दबा ली। उन्हें लगा जैसे गले में ठंडक फैल गई हो। मीठे रक्त जैसे स्वाद को उसने तुरंत दबा दिया और उनका दिमाग भी काफी हद तक साफ हो गया। वह जानते थे कि अब उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना दवा काम नहीं करेगी। उन्हें प्रीति को फिर से बुलाना होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गए। आकाश ने उन्हें पूरी बोतल थमा दी। दिन में 3 बार गुस्सा और मसालेदार खाने से बचें। अगर बेचैनी महसूस हो तो तुरंत प्रीति को ढूंढें, बस सहते न रहें। आपकी बीमारी को सहन नहीं किया जा सकता, दुर्घटनाएं आसानी से हो सकती हैं। श्रीवर्ण ने दवा पकड़ी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आकाश इन बातों के लिए उन्हें याद दिलाएगा। मुझे क्या देख रहे हो? ये प्रीति की बातें हैं, मेरी नहीं। आकाश ने जोर देकर कहा कि यह प्रीति का संदेश है, उसका अपना नहीं। जैसे कि उसे डर हो कि श्रीवर्ण कहीं यह न समझ ले कि वह उनकी परवाह करता है। इतना कहकर वह तुरंत मुड़ा और चला गया। बाकी बातों में उसकी अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये परिवार इतना बनावटी हो गया था कि और ज्यादा बनावटी नहीं हो सकता था, और यहाँ विश्वास करने लायक कोई नहीं बचा था। वह अपने विला में लौट आया, अकेले लिविंग रूम में बैठा रहा जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। सूरज डूब चुका था और लिविंग रूम पूरी तरह से अंधेरे में था। सोफे पर रखा उसका फोन जला। उसने थोड़ा सिर घुमाया और देखा कि चेतन का फोन आ रहा है, पर उसने जवाब नहीं दिया। पर चेतन बार बार फोन करता रहा और 10 बार फोन बजने के बाद आकाश ने आखिरकार फोन उठाया। अध्यक्ष आकाश, क्या आप ठीक हैं? आकाश की आवाज बेपरवाह थी। मुझे क्या होगा? बस ये कि बाहर खबर फैल चुकी है। आपके पिता ने घोषणा कर दी है कि शौर्य उनका जैविक पुत्र नहीं है। उन्होंने घोषित किया कि गुप्ता परिवार का उत्तराधिकारी आप होंगे और शौर्य का गुप्ता परिवार से अब कोई संबंध नहीं होगा। क्या ऐसा है? आकाश शांत रहा, जैसे कि इस मामले से उसका कोई लेना देना ही न हो, कुछ और। चेतन नहीं जानता था कि क्या कहे। भाई, क्या आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकते? इतनी बड़ी बात है और आप अभी भी इतने शांत हैं। आपका बड़ा भाई उनका जैविक पुत्र भी नहीं है। यह ऐसी बात है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित यह है कि आपके पिता ने खुले तौर पर इसकी घोषणा कर दी। क्या ऐसी बातें आमतौर पर छिपाई नहीं जाती? आपका परिवार इसके विपरीत क्यों कर रहा है? क्या आपको पहले से पता था कि आपका बड़ा भाई उनका अपना बेटा नहीं है, या आपको अभी पता चला? क्या वह खुद जानता है कि वह जैविक पुत्र नहीं है? अगर वह जानता है और फिर भी कॉप और पारिवारिक संपत्ति पर कब्जा करने की हिम्मत करता है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। भाई, कुछ तो कहो। आप जितने शांत हैं, मुझे लगता है कि आपका आंतरिक दर्द उतना ही गंभीर है। पिछली बार प्रीति से तलाक के बाद भी आप ऐसे ही थे, कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे या संदेशों का जवाब नहीं दे रहे थे, इतने शांत थे जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर वास्तव में आपने दुख अंदर छिपाए रखा था। आकाश ने उसका लंबा भाषण सुना और आखिरकार बोला, ये पिछली बार तलाक जैसा नहीं है, इस बार मैं परेशान नहीं हूँ। सच में परेशान नहीं है? चेतन की आवाज में अविश्वास था। तो अब आप कहाँ हैं? घर पर रहना बहुत उबाऊ है, बाहर आकर एक जाम हो जाए। मैं आपकी चचेरी बहन आरुष को फोन करता हूँ और कहूंगा कि वह डॉक्टर प्रीति को भी साथ लाए। आज रात नशे में धुत होकर ही लौटेंगे, कैसा रहेगा? आकाश का लहजा अभी भी बेपरवाह था। तुम अब आरुष के काफी करीब हो गए हो। चेतन ने सहजता से जवाब दिया, हाँ, हम सब दोस्त हैं आखिर। उसे बार में घूमना बहुत पसंद है और मुझे भी, तो क्या इससे स्वाभाविक रूप से हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से नहीं जान पाएंगे? तुम्हारे पास अभी भी बार में जाकर पीने का समय है। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें वापस जाकर शादी करने के लिए नहीं कहा था? मैं अब शादी नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद का काम शुरू करने की सोच रहा हूँ और अपने पिता के लिए वैवाहिक मोहरा बनना बंद कर रहा हूँ। चेतन ने हल्के लहजे में बात की। अरेंज मैरिज को गंभीरता से नहीं लिया। बड़े भाई, मेरी चिंता करना छोड़ो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बाहर आकर एक जाम हो जाए, साथ में पिए हुए बहुत समय हो गया है। नहीं, आकाश ने बेपरवाही से कहा और फिर उसने कॉल काट दी। वह जानता था कि चेतन उसे सांत्वना देना चाहता था, पर उसे किसी सांत्वना की जरूरत नहीं थी। उसे बस इस दुनिया के कुछ लोगों के बारे में अपनी धारणा को बदलने के लिए कुछ समय चाहिए था। वह हमेशा खुद को दुनिया के प्रति पर्याप्त रूप से उदासीन मानता था और इसमें रहने वाले लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता था, पर उसका बड़ा भाई वास्तव में उसके लिए अलग था। उसका भाई उसके उदास बचपन में एकमात्र रंग था, और अब वह रंग फीका पड़ रहा था और वह भी ग्रे हो गया था। आधे महीने बाद लोहड़ी का त्योहार था। प्रीति अपनी दादी के साथ छोटे शहर वापस चली गई और उसके चाचा का परिवार भी वापस चला गया। अप्रत्याशित रूप से उसकी चचेरी बहन वान्या भी अपने बच्चे के साथ त्योहार मनाने वापस आई। पहले वह हमेशा अपनी सास के साथ त्योहार मनाती थी, पर इस साल वह वापस आई थी, जो बहुत असामान्य था। पूछने पर ही प्रीति को पता चला कि उसकी चचेरी बहन ने वास्तव में अपने पति को तलाक देने का फैसला कर लिया था।
उसका अपनी महिला सहकर्मी के साथ चक्कर चल रहा था और मुझे साल के अंत में ही पता चला कि वह अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा उस औरत को दे रहा था। उसने तो उसे एक कार भी खरीद दी थी और वह हर महीने उसकी कार लोन की किस्त भर रहा था। पिछले 6 महीनों से मेरे बेटे और मेरे पास घर के खर्चों के लिए सिर्फ 1000 रुपये महीना होता था। जब वान्या इन बातों के बारे में बात कर रही थी तब भी वह अपना दुख छिपा नहीं पाई। प्रीति, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ कि तुमने मुझे नौकरी दी जिससे मेरे बेटे और मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हों, वरना हम दोनों भूखे मर जाते। दरअसल प्रीति की उस जीजाजी के बारे में हमेशा बुरी राय थी, पर अपनी चचेरी बहन के प्रति सम्मान के कारण उसने कभी कुछ नहीं कहा था। पर उसने सोचा था कि जीजाजी बस थोड़े रुके हैं और अभी भी चचेरी बहन और बच्चे की परवाह करते हैं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका चक्कर चल रहा होगा। कहते हैं आदमी का दिल वहां जाता है जहां उसका पैसा जाता है, और अब इसे देखकर ये पूरी तरह से सच लगता है। जीजाजी ने बहुत पहले ही अपनी चचेरी बहन को पसंद करना छोड़ दिया था। वह किसी और पर मोहित हो गए थे, इसलिए उन्होंने चचेरी बहन को घर के खर्चों के लिए सिर्फ 1000 रुपये महीना दिया और उसे काम करने से मना कर दिया। मांग की कि वह घर पर रहे, कपड़े धोए, खाना बनाए और बच्चे की देखभाल करे। मेरी चचेरी बहन को मजबूर होकर अपने क्लिनिक में बच्चे को साथ लेकर चुपचाप काम करना पड़ा। पुरुषों पर सच में भरोसा नहीं किया जा सकता, आपको खुद पर निर्भर रहना होगा। प्रीति ने थोड़ी देर के लिए अपनी चचेरी बहन को सांत्वना दी, फिर संपत्ति का मुद्दा उठाया। उसने धोखा दिया, गलती उसी की है। घर और कार आप दोनों ने मिलकर खरीदी थी, इसलिए उसके साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको और बच्चे को मिलना चाहिए, उसे इन्हें ले जाने मत देना। फिर भी वान्या ने सिर हिलाया। वह अब बच्चे की कस्टडी के लिए मुझसे लड़ रहा है। मैं उससे ज्यादा नहीं कमाती और कोर्ट शायद बच्चे को उसे ही दे देगा। उसने कहा, जब तक मैं बिना कुछ लिए नहीं जाती तब तक बच्चे को भूल जाऊं। बोलते समय उसने अपने बगल में चुपचाप खिलौनों से खेल रहे अपने बेटे को देखा और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, पर अनिल मेरी जान है और मुझे उसकी कस्टडी लेनी होगी। प्रीति ने उपहास किया। उसने धोखा दिया और वह चाहता है कि तुम, बहन, बिना एक पैसा लिए चली जाओ। वह जरूर सपना देख रहा होगा। वह न केवल यह मान कर रहा है कि मैं बिना एक पैसा लिए निकल जाऊं, बल्कि वह शादी से पहले वाला घर भी चाहता है। उस घर पर फिलहाल मेरे बड़े चचेरे भाई के परिवार का कब्जा है। कहा गया था कि बच्चे की स्कूलिंग के लिए यह अस्थायी है, पर वह अस्थायी 3 साल में बदल गया है और अब मेरे चचेरे भाई का परिवार बाहर निकलने से मना कर रहा है और उसने व्यवहारिक रूप से उस घर को अपना मान लिया है। ये सुनकर प्रीति चौंक गई और गुस्सा भी आया। ऐसा भी कुछ है। शादी से पहले उसकी चचेरी बहन ने जो अपार्टमेंट खरीदा था वह उसकी दादी का उपहार था, जिन्होंने पूरे पैसे चुकाए थे और उस पर केवल चचेरी बहन का नाम रखा था। यह उसकी चचेरी बहन का दुल्हन का दहेज होना था, इस उम्मीद में कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके पास हमेशा अपना एक छोटा घोंसला होगा जहां वह बच सके। पर उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उस पर उसके बड़े चचेरे भाई का परिवार कब्जा कर लेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने वर्षों से अपनी चचेरी बहन को इस अपार्टमेंट का जिक्र करते हुए नहीं सुना, न ही उसे अपना जीवन यापन के लिए इसे किराए पर देने की बात करते हुए सुना। पता चला कि कोई वहां मुफ्त में रह रहा है और अब वे मेरी चचेरी बहन की शादी से पहले की संपत्ति को भी अपना बताना चाहते हैं। बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे अच्छा वकील ढूंढने में मदद करूंगी। तुम्हारा शादी से पहले का घर तुम्हारा अकेला है और कोई भी उसे तुमसे नहीं छीन सकता। शादी के बाद तुमने जो घर मिलकर खरीदा था उसमें भी तुम्हारा आधा हिस्सा है और तुम्हें बच्चे की कस्टडी मिलेगी। वान्या ने आशा भरी नजरों से उसे देखा। प्रीति, क्या मैं सच में ये सब पा सकती हूँ? प्रीति ने उसे सांत्वना देने के लिए उसका हाथ थपथपाया। तुम ये सब पा सकती हो, और बस इतना ही नहीं, तुम्हें बच्चे का भरण पोषण भत्ता भी मिलेगा। बच्चे का भरण पोषण भत्ता कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास अब नौकरी और आय है, अनिल को पालने में कोई समस्या नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि तुम अनिल को पाल सकती हो या नहीं, बल्कि बच्चे के पिता के रूप में उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। बच्चे का भरण पोषण भत्ता देना सबसे कम है जो वह कर सकता है। ये तुम्हारे लिए नहीं है, यह अनिल के लिए है। तुम अनिल की ओर से इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। वान्या एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई, फिर जोर से सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, मुझे बच्चे का भरण पोषण भत्ता मांगना चाहिए। प्रीति मुस्कुराई। ये हुई न बात। महिलाएं हमेशा अपने बच्चों की खातिर पीछे हट जाती हैं, यह महसूस नहीं करती कि इससे केवल बदमाशों को उनका और फायदा उठाने का प्रोत्साहन मिलता है। हालांकि अभी लोहड़ी की छुट्टी थी और वकील मामले नहीं ले रहे थे, इसलिए छुट्टी खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। लोहड़ी के पहले दिन प्रीति बहुत जल्दी उठ गई। उसने नए कपड़े पहने जो उसकी दादी ने उसके लिए बाहर की यात्रा से खरीदे थे, और एक नई रोएदार टोपी जो दादी माँ ने उसे उपहार में दी थी। फिर दादी के साथ शहर के लिए निकल पड़ी ताकि दादी माँ को लोहड़ी की शुभकामनाएं दे सके। जब प्रीति पहुंची तो आरुष का परिवार पहले ही वहां पहुंच चुका था, साथ ही पिता और पुत्र श्रीवर्ण और आकाश भी मौजूद थे। आरुष ने माहौल को हल्का करने की पूरी कोशिश की, इसके बावजूद लिविंग रूम में कुछ उदासी छाई हुई थी। श्रीवर्ण 10 साल बड़े लग रहे थे, उनके सिर पर पहले से काफी ज्यादा सफेद बाल थे। उन्होंने लोहड़ी से पहले ही रेखा से तलाक ले लिया था और रेखा शौर्य और उसके बच्चे के साथ गुप्ता परिवार के विला से बाहर निकलकर अपने गुप्ता परिवार के पास चली गई थी। हालांकि आधे महीने से ज्यादा हो गया था, पर यह बात कि उनका सबसे बड़ा बेटा उनका जैविक बच्चा नहीं था अभी भी विभिन्न मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा में थी। दादी माँ भी ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने आधे महीने से श्रीवर्ण से बात नहीं की थी। वह अपने बेटे को मूर्ख मानती थी। बरसों तक निस्वार्थ भाव से किसी और के बेटे को पालने के बाद उन्होंने अपने खुद के जैविक बेटे की कभी परवाह नहीं की या उसे दुलारा नहीं। इससे भी बदतर, शौर्य को कौप और गुप्ता परिवार की सारी संपत्ति सौंपने की उनकी योजनाओं ने उन्हें कई रातों तक जगाए रखा था। उन्हें बहुत गुस्सा आया था। प्रीति को उन्हें लोहड़ी की शुभकामनाएं देने के लिए आते देखकर आखिरकार दादी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
प्रीति की मीठी आवाज में उन्हें लोहड़ी की शुभकामनाएं सुनने के बाद उन्होंने एक बड़ा लाल लिफाफा निकाला। अच्छी बच्ची, तुम्हें देखकर मुझे फिर से जिंदगी मिली। अगर तुम नहीं आती तो मैं रोज घर पर एहसान फरामोश वंशजों से नाराज होकर मर जाती। ये जानते हुए कि एहसान फरामोश वंशज श्रीवर्ण और आकाश को संदर्भित कर रहे थे, प्रीति ने आरुष के साथ आंखें मिलाईं और दोनों ने दादी माँ के हाथों को गले लगाया और खुशी खुशी उन्हें मजेदार कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। दोपहर के खाने तक वे दादी माँ को दिल से हंसाने में कामयाब रहे थे। जब प्रीति दादी माँ को खुश करने में व्यस्त थी, डॉक्टर शकुंतला भी बेकार नहीं बैठी थी। उन्होंने देखा कि श्रीवर्ण का स्वास्थ्य बहुत खराब था और उन्होंने तुरंत उन पर एक्यूपंक्चर किया, जोर दिया कि वह अच्छी तरह से आराम करें। एक बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने श्रीवर्ण का इलाज करते समय प्रीति की तुलना में अधिक सख्ती से बात की। श्रीवर्ण ने बिना किसी आपत्ति के चुपचाप सुना। आखिर वह अपने शरीर को सबसे अच्छे से जानते थे। हाल के समय उनके लिए कितने मुश्किल रहे थे, ये किसी और को पता नहीं था। उन्हें लगा जैसे वह बस किसी तरह टिके हुए हैं। अगर डॉक्टर शकुंतला का इलाज नहीं होता तो शायद वह दोपहर का भोजन भी नहीं कर पाते। एक्यूपंक्चर खत्म करने के बाद डॉक्टर शकुंतला उनके बगल में बैठी एक नुस्खा लिख रही थी और उन्हें उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ निर्देश दिए। श्रीवर्ण ने ध्यान से सुना। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि दादी माँ, जिन्होंने कई दिनों से मुस्कान नहीं दिखाई थी, अब प्रीति की हरकतों की वजह से जोर से हंस रही थी। श्रीवर्ण राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। उन्हें कई बार सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उन्हें डॉक्टर शकुंतला और प्रीति, दादी और पोती की जोड़ी मिली। उनके बिना गुप्ता परिवार शायद पहले ही बिखर चुका होता। श्रीवर्ण ने अपने बेटे की ओर मुड़कर देखा। उनके बेटे का चेहरा हमेशा की तरह बेपरवाह था, पर करीब से देखने पर प्रीति को देखते समय उनकी आंखों में गर्माहट और कोमलता का एक निशान मिल सकता था। श्रीवर्ण को वह रात याद आई जब वह अपने बेटे के विला गए थे और उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि प्रीति भी वहीं थी। दोनों के बीच का संबंध शायद पहले ही सुधर चुका होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आकाश में वास्तव में कुछ कौशल हैं, यहाँ तक कि वह प्रीति को मोहित करने में भी कामयाब रहा। उन्होंने सोचा था आकाश के जिद्दी स्वभाव के साथ वह कभी नहीं जान पाएगा कि सिर कैसे झुकाना है या किसी लड़की को कैसे मनाना है। दरअसल अब तक श्रीवर्ण को प्रीति जितनी आंखों को सुकून देने वाली कोई और नहीं मिली थी, यहाँ तक कि गुल भी नहीं। एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी जिसकी हर कोई तारीफ करता था, प्रीति जितनी जिंदगी को आरामदायक बनाने में मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह आकाश की पसंद को पहले ही समझ चुके थे और अब अरेंज मैरिज की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि गुप्ता परिवार का भविष्य पूरी तरह से अकेले आकाश पर निर्भर करेगा, अब उन्हें समर्थन के लिए एक शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली पत्नी ढूंढने की जरूरत नहीं थी। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने परिवार का व्यवसाय शौर्य को देने की योजना बनाई थी, इसीलिए वह अपने छोटे बेटे को विवाह गठबंधन के लिए एक अमीर बेटी ढूंढने में मदद करना चाहते थे। तो दोपहर के भोजन पर श्रीवर्ण ने विशेष रूप से आकाश और प्रीति को एक साथ बैठाया। प्रीति को इसका एहसास नहीं हुआ कि यह श्रीवर्ण ने व्यवस्थित किया था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग है, पर आकाश ने गौर किया। उसने कुछ आश्चर्य के साथ श्रीवर्ण को देखा, फिर जल्दी से अपनी नजर हटा ली। पूरी सुबह वह प्रीति को देखता रहा था, पर करीब आने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि डॉक्टर शकुंतला भी वहां थी और अगर वह प्रीति से बात करने जाता तो शायद उसे डॉक्टर शकुंतला से डांट खानी पड़ती। वह निजी डांट सह सकता था, पर आज इतने सारे लोगों के सामने अगर उसे डांट पड़ती तो वह अपना मान नहीं बचा पाता और वह नहीं चाहता था कि प्रीति उसे ऐसी अस्त व्यस्त स्थिति में देखे। कई सालों से आकाश न तो स्वर्ग से डरता था और न ही धरती से, यहाँ तक कि अपनी दादी माँ से भी नहीं, पर उसने वास्तव में डॉक्टर शकुंतला का कुछ डर विकसित कर लिया था। पर उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। आखिर उसने सुना था कि हमेशा गरिमापूर्ण और दबंग श्रीवर्ण भी डॉक्टर शकुंतला के सामने बेहद सम्मानजनक और आज्ञाकारी रहते थे। उनकी डांट को बार बार धन्यवाद के साथ स्वीकार करते थे, मानते थे कि वह सही हैं और वादा करते थे कि अब ऐसा या वैसा कभी नहीं करेंगे। हालांकि प्रीति से बात करने की हिम्मत न होने का मतलब यह नहीं था कि वह उसकी देखभाल नहीं कर सकता था। पूरे भोजन के दौरान उसने ध्यान से उसे खाना और सूप परोसा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह तब करता था जब वे अकेले होते थे। डॉक्टर शकुंतला कभी कभार उसे देखती थी, जिसे उसने अनदेखा करना चुना। इसके बजाय प्रीति ने महसूस किया कि उस पल उसकी दादी की नज़र में एक तरह का दमनकारी एहसास था। उसने धीरे से मेज के नीचे आकाश का हाथ छुआ, उसे संकेत दिया कि उसे और खाना न परोसे, पर आकाश ने सीधे मेज के नीचे उसका हाथ पकड़ लिया। प्रीति इतनी चौंक गई कि वह लगभग घुट गई, लगभग अपना आश्चर्य जाहिर कर दिया। जब उसकी दादी नीचे खाने लगी तो वह आकाश को घूरने लगी। केवल उन दोनों को सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाई, क्या तुम पागल हो? छोड़ो। आकाश ने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा था क्योंकि उसके पिता ने सार्वजनिक रूप से अपने बड़े भाई की असली पहचान की घोषणा की थी, जिसके बाद वह ज्यादा बाहर नहीं निकला था और प्रीति को नहीं ढूंढा था। चूंकि उसने प्रीति को ढूंढने की पहल नहीं की, स्वाभाविक रूप से वह उसे ढूंढने नहीं आती। शायद वह उससे दूर रहना भी पसंद करती। आज उसे फिर से देखकर वह बहुत खुश था, पर प्रीति बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे एक डरी हुई छोटी खरगोश। उसकी आंखें दहशत से भरी थीं। वह धीरे से मुस्कुराया, उसका हाथ छोड़ा और उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हारी दादी से जाकर माफी क्यों न मांग लूं और उनसे हमारी शादी की अनुमति मांगूं। प्रीति ने उसे आंखें दिखाईं। कौन तुमसे शादी करना चाहता है? शादी के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। असंभव, मैं तुम्हें पैसे का प्रबंधन भी करने दूंगा। प्रीति नाराज और हैरान दोनों थी। कौन तुम्हारे पैसे का प्रबंधन करना चाहता है? मैं अपने खुद के खातों का प्रबंधन भी नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हारे खातों का प्रबंधन करूंगा और मैं तुम्हें निवेश और वित्त में मदद कर सकता हूं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम पैसे कमाओ। इसकी जरूरत नहीं है, चुप रहो, बात करना बंद करो। एक दिन जल्दी से बीत गया और शाम को दादी माँ ने जोर देकर कहा कि प्रीति और उसकी दादी रुक जाएं, इसलिए प्रीति को फिर से दादी माँ के यहाँ सोना पड़ा।
आकाश भी स्वाभाविक रूप से नहीं गया। पूरे दिन वह जहां भी प्रीति जाती थी उसका पीछा करता था। डॉक्टर शकुंतला ने शुरू में उसे चेतावनी दी पर अंततः उसे रहने दिया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने आकाश को पसंद करना शुरू कर दिया था, बल्कि वह अंदर ही अंदर जानती थी कि उनकी पोती अभी भी उसे पसंद करती है। वह केवल प्रीति की खातिर आकाश को मुश्किलों से बचा रही थी। अगली सुबह प्रीति जल्दी उठी और श्री गुप्ता को लोहड़ी की शुभकामनाएं देने गई और उन्हें अपना अंतिम इलाज देने गई। श्री गुप्ता लोहड़ी से पहले ही थोड़े समय के लिए खुद से चल पा रहे थे। वह लगभग अपनी व्हीलचेयर से मुक्त थे, सामान्य जीवन में लौट रहे थे। ये सब स्वाभाविक रूप से प्रीति की बदौलत था। इसलिए जब प्रीति उन्हें लोहड़ी की शुभकामनाएं देने आई तो उन्होंने उसे एक बड़ा लाल लिफाफा दिया। प्रीति ने मुस्कुराते हुए लाल लिफाफा स्वीकार किया और फिर उसने इलाज शुरू किया। दादाजी, आपके पैर अच्छे से ठीक हो गए हैं। इस इलाज के बाद आप सामान्य रूप से चल पाएंगे और व्हीलचेयर को पूरी तरह से दूर रखा जा सकता है। श्री गुप्ता का पूरा हाव भाव बेहद उत्साही था, यहाँ तक कि जीवन भी पहले से 10 साल छोटे लग रहे थे। उन्होंने गर्मजोशी से कहा, ये सब तुम्हारी बदौलत है, वरना मैं बाकी जिंदगी एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं चल पाता। एक ठहराव के बाद उन्होंने किरण का मामला उठाया। मुझे पता है कि किरण ने वे जघन्य काम किए जिससे तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचा। मैं समझता हूं कि तुम्हारा दिल आहत और परेशान है, पर चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पिता से पहले ही उससे तलाक के लिए अर्जी दाखिल करवा दी है। गुप्ता परिवार का उससे अब कोई लेना देना नहीं होगा। कुछ दिनों में उसे सजा सुनाई जाएगी और वह अपनी सजा भुगतेगी। प्रीति इन मामलों से पहले ही वाकिफ थी, पर श्री गुप्ता ने उसकी चापलूसी करने के लिए उन्हें उठाया। वह धीरे से हंसी, श्री गुप्ता की सद्भावना को स्वीकार करते हुए। मुख्य अपराधी को उसकी सजा मिलने से मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया है। अब मुझे अन्याय महसूस नहीं होता। प्रीति जानती थी कि श्री गुप्ता को डर था कि वह किरण के प्रति अपनी नफरत के कारण गुप्ता परिवार से नफरत करेगी, इसलिए उन्होंने जोर दिया था कि उनके परिवार का किरण से अब कोई लेना देना नहीं होगा। वह वास्तव में जयंत से नफरत करती थी, पर श्री गुप्ता एक समझदार आदमी थे जो आंख बंद करके अपने बेटे का पक्ष नहीं लेते थे, इसलिए वह पूरे गुप्ता परिवार से नफरत नहीं कर सकती थी। बेशक ये सच था कि वह उनसे कभी करीब नहीं हो सकती थी। उसने खुद को कभी गुप्ता परिवार की बेटी नहीं माना था। आधे घंटे बाद श्री गुप्ता का इलाज खत्म करने के बाद प्रीति जाने के लिए तैयार थी, तभी गुल और रानवी आ गईं। ओह, क्या ये हमारी प्यारी बहन गुरानी नहीं है? तुम आज यहाँ क्यों हो? तुम कल कहाँ थी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज आने में बहुत देर कर चुकी हो? रानवी ने प्रीति को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और ताना मारते हुए कहा, लोहड़ी के दूसरे दिन आना, कितनी विचारशील हो तुम। ये शर्म की बात है कि दादाजी तुम्हारे साथ कितने अच्छे हैं, तुम्हें कंपनी में इतने सारे शेयर दे दिए और फिर भी तुम उन्हें लोहड़ी की शुभकामनाएं देने के लिए थोड़ी जल्दी भी नहीं आ सकी। क्या तुम खुद को वास्तव में गुप्ता परिवार का हिस्सा मानती हो? क्या वे शेयर तुम्हारे विवेक पर भारी नहीं पड़ते? ओह, कोई बात नहीं, तुम्हारा विवेक है ही नहीं। प्रीति के जवाब देने से पहले ही श्री गुप्ता बोल पड़े, क्या तुम बस चुप नहीं रह सकती? हमेशा घर में हंगामा खड़ा करती रहती हो। रानवी ने असंतुष्ट होकर पलटवार किया, क्या मैं गलत हूँ? दादाजी, भले ही इसने आपके पैरों को ठीक कर दिया हो, क्या आपको इसके प्रति इतना पक्षपाती होना पड़ेगा? इसमें तो एक जूनियर की बुनियादी शिष्टाचार की भी कमी है। हमारे साथ लोहड़ी नहीं मनाई और लोहड़ी के पहले दिन मिलने नहीं आई। क्या ये वह भक्ति है जो इसे दिखानी चाहिए? बस करो। चूंकि श्री गुप्ता के पैर ठीक हो गए थे, उनका गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था। वह खड़े हुए और धीरे धीरे नए लगाए गए फूलों की एक पंक्ति की ओर चले। मैंने रानलीन को आज आने के लिए कहा था क्योंकि इलाज के कार्यक्रम के अनुसार आज मेरे इलाज का आखिरी दिन है, इसलिए उसका आ जाना उचित था। ये कहते हुए वह अच्छे मूड में लग रहे थे क्योंकि उन्होंने पानी देने का डिब्बा उठाया और एक एक फूल को पानी दिया। खिलते हुए फूल उन्हें ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे वह भी जीवन शक्ति से भरपूर थे। हालांकि रानवी हक्की बक्की रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। अविश्वास में, आपने इसे आज लोहड़ी की शुभकामनाएं देने के लिए बुलाया था। क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रीति और आकाश के बीच हुए बातचीत के आधार पर उनकी भविष्य की योजना के बारे में कुछ बताऊं? श्री गुप्ता टहल रहे थे, अपने पैरों में आई मजबूती को महसूस करते हुए उन्होंने संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने किरण को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे प्रीति की तारीफ की। प्रीति, तुम्हारी चिकित्सा वाकई लाजवाब है। कुछ दिन पहले मैं चल तो पा रहा था, पर पैरों में दर्द और सूजन रहती थी। मैंने सोचा नहीं था कि आज तुम्हारे एक्यूपंक्चर के बाद वह दर्द और सूजन तुरंत गायब हो जाएगी। प्रीति ने भी किरण की ओर ध्यान नहीं दिया और श्री गुप्ता को देखकर मुस्कुराई। ये लगभग ठीक हो चुका था। आप इन दिनों व्यायाम कर रहे हैं, इसलिए आप इतनी जल्दी ठीक हो गए। अब आप सामान्य रूप से चल सकते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत वाले व्यायाम से अभी भी बचें। मुझे पता है, मेरी उम्र में मैं वैसे भी कोई जोरदार कसरत नहीं करने वाला। मैं जवानी में मैराथन दौड़ता था, लेकिन अब और नहीं, यहाँ तक कि हाफ मैराथन भी नहीं। प्रीति ने सिर हिलाया, फिर अपना मेडिकल बॉक्स उठाया और श्री गुप्ता को अलविदा कहा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे फोन कर दें। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, जाओ। मेडिकल बॉक्स लेकर प्रीति बैठक से बाहर निकली। वह आज अपनी दादी डॉक्टर शकुंतला की कार लाई थी। उसने दरवाजा खोला, मेडिकल बॉक्स अंदर रखा और जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा तो वह किरण थी, जो साफ जाहिर था कि उसके पीछे पीछे आई थी। प्रीति ने हल्के से माथे पर बल डाला। तुम क्या चाहती हो? किरण ने ठंडी सांस ली, प्रीति का हाथ छोड़ा और अपना हाथ ऊपर उठाकर प्रीति को थप्पड़ मारने के लिए बढ़ाया। प्रीति का चेहरा पहले नेहा से खरोंचा जा चुका था, इसलिए वह किसी के हाथ उठाने पर अब बहुत संवेदनशील हो गई थी। लगभग उसी पल जब किरण ने हाथ चलाया, प्रीति ने किरण की कलाई पकड़ ली और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। किरण, यह आखिरी बार है। अगली बार अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं पलट कर मारूंगी और तब तुम जमीन पर अपने दांत ढूंढ रही होगी।
प्रीति की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी और बोलते हुए उसने किरण के हाथ को बेरुखी से एक तरफ झटक दिया। किरण लड़खड़ा गई, लगभग गिरते गिरते बची। वह किसी तरह खुद को संभाल पाए, उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थीं। उसने प्रीति को ऐसे घूरा जैसे उसे मार डालना चाहती हो। तुम्हें मारने में क्या गलत है? तुम मार खाने लायक हो। मैंने तुम्हारे जैसी नीच और घटिया इंसान कभी नहीं देखी। तुम हमारे घर में बुरी नीयत से आई थी। तुम्हें हमेशा मेरी माँ पर शक था, इसलिए तुमने जानबूझकर उन्हें फंसाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ कि मेरी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। तुमने उन्हें बर्बाद कर दिया। प्रीति ने उपहास किया। किरण, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैंने तुम्हारी माँ को बर्बाद किया। क्या ये वह नहीं है जो इंसान की जान की कीमत नहीं समझती? पहले मेरी माँ को मारा और फिर किसी को काम पर रखकर मुझे सड़क से हटाने की कोशिश की, मेरी जान लेने की कोशिश की। जाओ और देखो मेरी कार का क्या हाल हो गया था। अगर मैंने थोड़ी भी देर की होती तो मैं मर चुकी होती। तुम्हारी माँ की गिरफ्तारी गलत नहीं थी। इन सालों में जयंत ने बाहर जितनी भी औरतें ढूंढी, बिना किसी अपवाद के तुम्हारी माँ के हाथों मर गईं। ऐसी इंसान को तो बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अगर मेरे पास सबूतों की कमी न होती तो क्या मुझे तुम्हारे और नेहा उस हत्यारे के साथ रहने की जरूरत पड़ती? किरण की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन इस बात से भी डर रही थी कि श्री गुप्ता सुन लेंगे। उसे मजबूरी में सब्र करना पड़ा, इतना ज्यादा कि उसे लगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। उन औरतों को मरना ही चाहिए था, पूरी तरह से जानते हुए कि मेरे पापा शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं, फिर भी वे उनकी रखेल बनी और उनके बच्चे भी पैदा किए। वे बहुत घटिया थीं, उन्होंने मेरी माँ के पति, हमारे पापा को चुराया। क्या मेरी माँ ने उन्हें मारकर गलती की? किरण एक कदम और पास आए और प्रीति को जहर भरी नजरों से घूरते हुए कहा, और तुम्हारी माँ और तुम भी मरने लायक हो। दूसरी औरतों को तो मैं शायद माफ कर दूं, लेकिन तुम्हारी माँ असली कुल्टा थी। मेरे दादाजी का इलाज करने का मौका लेकर मेरे पापा को बहकाया, यहाँ तक कि उन्हें मेरी माँ को तलाक देने के लिए भी मजबूर किया। अगर मेरी नानी का परिवार ताकतवर नहीं होता तो मेरे पापा मेरी माँ को इतनी आसानी से छोड़ने की हिम्मत नहीं करते, और तुम्हारी माँ, वह चालाक लोमड़ी, सफल हो जाती। तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा बेशर्म हो। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतनी अच्छी थी, फिर भी तुमने उसका मंगेतर चुरा लिया। तुम पत्थर दिल जीव, बस इंतजार करो, मैं बाद में तुम्हें दुख दूंगी। अपनी माँ से पूछ लेना। प्रीति ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए किरण को नीचे देखा। जब जयंत तुम्हारी माँ को तलाक देना चाहता था तो वह कमीना था। मेरी माँ को इसमें मत घसीटो। मेरी माँ भी एक शिकार थी। किरण ने दांत पीस कर कहा, धिक्कार है, तथाकथित शिकार। तुम सचमुच बेशर्म हो, अपनी माँ की रखेल वाली भूमिका को इस तरह सफेद कर रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम भी एक रखेल बन गई, एक जैसे पंख वाले परिंदे। प्रीति ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें नहीं पता कि तब क्या हुआ था तो जेल जाओ और अपनी माँ से पूछो कि वह मेरी माँ के पास क्यों गई थी और उन्हें क्यों कहा था कि उन्होंने जयंत को तलाक दे दिया है। तुम बकवास कर रही हो। किरण का चेहरा हरा पड़ गया। क्या मेरी माँ पागल थी? वह तुम्हारी माँ को क्यों बताती कि उन्होंने मेरे पापा को तलाक दे दिया है? प्रीति, कोई बेहतर बहाना ढूंढो। ऐसी बकवास पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, तुम जेल जाकर अपनी माँ से पूछ सकती हो कि क्या उन्होंने वे शब्द कहे थे। प्रीति ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम्हारी माँ पागल नहीं थी, लेकिन उन्हें मेरे पापा की दौलत का लालच था और इस तरह उन्होंने अपने षड्यंत्रकारी विचारों को दूसरों पर थोपा। उन्होंने मेरी माँ को बताया कि उनका जयंत से तलाक हो गया है और उनके पास उनकी सारी संपत्ति है। उन्होंने सोचा कि एक बार जब वह मेरी माँ को बता देंगी कि जयंत कंगाल हो गए हैं तो मेरी माँ उन्हें छोड़ देंगी। यह ऐसी बात है जिसे तुम्हारी माँ ने खुद मुझसे कबूल किया। उन्होंने उस वक्त मेरी माँ को इसी तरह धोखा दिया था। पहले तो मेरी माँ ने जयंत पर विश्वास नहीं किया था जब उन्होंने कहा कि उनका तलाक हो गया है, लेकिन फिर तुम्हारी माँ ने भी यह कहा, इसलिए मेरी माँ ने इस पर विश्वास कर लिया। किसने सोचा होगा कि तुम्हारी माँ ऐसा झूठ बोलेंगी? केवल दुर्भावना रखने वाला ही इतना मूर्खतापूर्ण और नीच काम कर सकता है। किरण का भाव अचानक बदल गया और फिर उसने कठोरता से कहा, असंभव। तुम झूठ बोल रही हो। ये सब मंगड़ंत है। तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ या नहीं, जाओ और अपनी माँ से पूछो। प्रीति ने उदासीनता से कहा, इसके अलावा मैंने तुम्हारी बड़ी बहन का मंगेतर नहीं चुराया, उनकी सगाई भी नहीं हुई थी। क्या आकाश ने कभी कहा कि वह उससे शादी करना चाहते हैं? और वैसे भी आकाश की शादी पहले ही मुझसे हो चुकी थी। क्या तुम यह नहीं बता सकती कि पहले कौन आया था? किरण ने गुस्से से भरकर उसे घूरा। शादी हो चुकी थी तो क्या हुआ? तुम्हारा तलाक हो चुका है, फिर भी तुम आकाश से चिपकी हुई हो। तुम बेशर्म हो। ये देखकर कि मेरी बहन उनसे शादी करने वाली थी, तुमने जानबूझकर मेरी बहन को नीचा दिखाने के लिए उनके करीब आने की कोशिश की। प्रीति ने अपनी घड़ी देखी। मेरे पास किसी को नीचा दिखाने के लिए फालतू समय नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि आकाश और मेरे बीच चीजों की शुरुआत किसने की। तुमने गुप्ता परिवार के खाने के दौरान साफ देखा था, यह आकाश थे जो मुझे नहीं भूल पा रहे थे। बेहतर होगा कि तुम यह ऊर्जा आकाश से बात करने में खर्च करो। मुझसे पूछना बेकार है। तुम पहले ही मेरा 10 मिनट बर्बाद कर चुकी हो। अगली बार मुझसे बात करने से पहले पूरी स्थिति समझ लेना, वरना मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना। ये कहकर प्रीति ने उसे कार से दूर धकेला, खुद अंदर बैठी और गाड़ी चलाकर निकल गई। पीछे के शीशे में प्रीति अभी भी किरण को गुस्से से पैर पटकते हुए देख सकती थी। उसने शांति से अपनी निगाह हटाई और गुप्ता परिवार को पीछे छोड़ दिया। हालांकि किरण के हाव भाव देखकर यह संभावना नहीं थी कि वह चीजों को इतनी आसानी से जाने देगी। उसने मन ही मन पहले ही तय कर लिया था कि नेहा का जेल जाना प्रीति की ही करतूत थी। गुप्ता परिवार से निकलने के बाद प्रीति आकाश के घर नहीं लौटी बल्कि अस्पताल गई। हालांकि छुट्टियों के मौसम के कारण प्रीति का क्लिनिक बंद था, लेकिन अस्पताल को बंद नहीं किया जा सकता था।
कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अभी भी इलाज की जरूरत थी और वे त्योहार के दौरान भी घर नहीं जा रहे थे। दीप शेख की तरह एक पैराप्लेजिया मरीज जिसके परिवार ने उसे कब का छोड़ दिया था, इसलिए वह भी त्योहार अस्पताल में ही बिता रहा था। उसका इलाज बाधित नहीं हो सकता था, इसलिए श्री गुप्ता का इलाज करने के बाद प्रीति उसके लिए एक्यूपंक्चर करने अस्पताल आई थी। दोपहर तक व्यस्त रहने के बाद प्रीति आखिरकार चाय पीने और आराम करने के लिए अपने ऑफिस लौटी। लेकिन अभी उसने कुछ ही घूंट लिए थे कि उसके ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वह इंसान खड़ा था जिसे वह देखना नहीं चाहती थी। प्रमोद, मुझे पता था तुम अस्पताल में ही होगी। जब प्रमोद ने प्रीति को देखा तो उसके चेहरे पर नाराजगी थी। ये बच्ची, तुम मुझे नए साल की शुभकामनाएं देने भी नहीं आई। अब मुझे तुमसे मिलने आना पड़ा। मैंने पहले कभी आपको नए साल की शुभकामनाएं नहीं दी। प्रीति ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, माँ के गुजरने के बाद आप पहले 2 सालों तक दादी से मिलने शहर जाते थे। बाद में आपने पूरी तरह से जाना बंद कर दिया। आप दादी के साथ नया साल नहीं मनाते, फिर भी मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपके साथ मनाऊं। आप शायद ख्वाब देख रहे हैं। प्रमोद उसकी इस बौछार से हक्का बक्का रह गया, फिर नाराजगी से बोला, तो मैंने अच्छा नहीं किया, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी उन्हीं बुरे कदमों पर चलना चाहिए। तुम मेरी अच्छी बातों से क्यों नहीं सीखती? तुम हमेशा गलत सबक ही क्यों सीखती हो? आपने अच्छे काम किए हैं। प्रमोद पल भर के लिए हिचकिचाया, फिर नाराजगी से कहा, क्या तुम सच में मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर तुमसे गपशप करूं? क्या तुम मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं कह सकती? नहीं, प्रीति ने सीधे जवाब दिया, अगर और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। ये जगह मरीजों के इलाज के लिए है, आपके फालतू गपशप के लिए नहीं। बोलते हुए वह दरवाजा बंद करने वाली थी। हालांकि प्रमोद ने दरवाजा धकेल कर खोल दिया और बिना बुलाए ऑफिस में चला गया, फिर सीधे सोफे पर बैठ गया। तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहती हो? मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा और थोड़ी देर बात करना चाहता था। तुम बहुत रूखी हो रही हो। प्रीति ने अनैच्छिक रूप से माथे पर बल डाला, आप असल में क्या चाहते हैं? ये कुछ खास नहीं है। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, जाओ मत, मैं बताता हूँ। प्रमोद ये डरते हुए कि प्रीति सच में चली जाएगी, जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोका। दरअसल वह नए साल से पहले ही उसे खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हमेशा उससे चूक जाता था। कल नए साल के पहले दिन उसने पूरा दिन उस पर नजर रखने में बिताया और वह नहीं आई। आज वह आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो गया था और स्वाभाविक रूप से वह प्रीति को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। तो प्रीति, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं एक नई कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा हूँ और बाद में। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि प्रीति ने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई कर्ज नहीं, अभी बाहर निकलो। बस मेरी बात तो सुनो, जो कंपनी मैं इस बार शुरू कर रहा हूँ वह यकीनन पैसा कमाएगी। मैं तुम्हें दोगुनी रकम वापस करूंगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। प्रमोद अस्वीकृति से विचलित हुए बिना महत्वाकांक्षी लहजे में जारी रहा, नए साल से पहले मैंने कुछ पैसे जुटाए थे, लेकिन कंपनी शुरू करने के लिए ये काफी नहीं है। तो मैं तुमसे थोड़ा उधार लेना चाहता था, ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा लक्ष्य, बस 1 अरब, कैसा रहेगा? प्रीति को लगभग लगा कि उसने गलत सुना है। उसने प्रमोद को सदमे में देखा। आपने कितना कहा? 1 अरब। प्रमोद ने ऐसा देखा जैसे ये तो होना ही था, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ। प्रमोद, क्या आप पागल हैं या मैं? आप वास्तव में कह रहे हैं कि 1 अरब ज्यादा नहीं है? अगर 1 अरब ज्यादा नहीं है तो आप मुझे 1 अरब क्यों नहीं दे देते? प्रमोद ने उसे घूरा और नाखुशी से कहा, क्या हम तुलना भी कर सकते हैं? 1 अरब मेरे लिए यकीनन बहुत है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तुम्हारा अस्पताल अब इतना प्रसिद्ध है, दूसरे शहरों से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं और तुम बहुत पैसा कमा रही हो। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं जानता। प्रीति की आंखों में गुस्सा चमक उठा और उसकी आवाज 2 पिच ऊपर चली गई। आपको किसने बताया कि मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ? क्या आप जानते हैं कि अस्पताल कितना निवेश करता है? अच्छे उपकरणों पर पैसा लगता है, अच्छे डॉक्टरों को ज्यादा वेतन चाहिए और अस्पताल नई दवाएं विकसित करने के लिए दवा कंपनियों के साथ भी साझेदारी कर रहा है। निवेश बहुत बड़ा है। आप केवल अस्पताल को पैसा कमाते हुए देखते हैं, क्या आप अस्पताल को पैसा खर्च करते हुए नहीं देखते हैं? मैं अभी भी उसी छोटे से घर में रह रही हूँ जो माँ ने छोड़ा था। अस्पताल का बाहरी हिस्सा भी किराए पर है, स्वामित्व में नहीं। और आप बस यूं ही मुझसे 1 अरब मांग रहे हैं। अगर मेरे पास 1 अरब होता तो मैं दादी को पहले ही एक हवेली में ले जाती और एक लग्जरी कार चलाती। आप में तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, इतना सब मांग रहे हैं, आप बैंक लूटने क्यों नहीं चले जाते? बाहर निकलो, मैं आपको अब और नहीं देखना चाहती। प्रमोद नहीं गया। इसके अलावा प्रीति के भाग जाने के डर से उसने सीधे दरवाजे को रोक दिया। हाँ, मुझे पता है कि मैं जो राशि मांग रहा हूँ वह इस बार थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम यकीनन इसे वहन कर सकती हो। प्रीति ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। आप वास्तव में मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं इसे वहन नहीं कर सकती। जो आपसे अंतरात्मा की बात करता है वह तो अभागा ही है। प्रमोद को आखिरकार याद आया कि वह यहाँ कर्ज मांगने आया था और थोड़ी देर दांत पीसने के बाद उसने अपना रुख काफी हद तक नरम कर लिया। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ प्रीति, मेरी मदद करो। मैं सच में वापसी करना चाहता हूँ। मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि मैं भविष्य में गौरव के लिए कुछ छोड़ सकूं, ताकि उसका जीवन थोड़ा और आरामदायक हो सके। अगर मैं दरिद्र रहा तो गौरव का भविष्य भी मुश्किल होगा। उसे शादी करनी होगी और बच्चे पैदा करने होंगे। आजकल बिना कुछ पारिवारिक धन के पत्नी ढूंढना भी मुश्किल है। अगर हम बहुत गरीब हुए तो लड़कियां गौरव को देखना भी पसंद नहीं करेंगी। आप मेरे लिए नहीं पर गौरव के लिए सोचो, वह हमेशा तुम्हें अपनी असली बहन मानता रहा है। बस उसके लिए मुझे 1 अरब रुपए उधार दे दो प्लीज।
मैं वादा करता हूँ कि एक बार जब मैं पैसा कमा लूंगा तो मैं तुम्हें ब्याज सहित वापस कर दूंगा। मैं इस बार तुम्हारा पैसा यूं ही नहीं लूंगा। प्रीति ने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक बेवकूफ हो। आपकी गारंटी बेकार है। अगर मेरे पास पैसा होता भी तो भी मैं आपको उधार नहीं देती, क्योंकि आपको पैसा उधार देना सब कुछ फेंक देने जैसा होगा। आपको व्यवसाय करना या कंपनी चलाना नहीं आता है। वापसी का सपना देखना बंद करें। आपकी पुरानी कंपनी केवल मेरी मां की वजह से ही चल रही थी। जहां तक गौरव की शादी का सवाल था, प्रीति को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। भले ही उसके पास एक पैसा न हो, अपने उस खूबसूरत चेहरे के साथ उसे प्रेमिकाओं की कमी नहीं होगी। जैसे ही प्रीति बोल रही थी, उसे अचानक याद आया कि प्रमोद ने जिक्र किया था कि उसने पहले ही कुछ पैसे जुटा लिए थे। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने जल्दी से पूछा, एक मिनट रुको, आपने पैसे कहाँ से जुटाए? आपने किसी सूदखोर से तो नहीं लिया? आपने कितना उधार लिया? मैं सूदखोरों से कैसे उधार ले सकता हूँ? मैंने एक दोस्त से उधार लिया। वह दोस्त सच में बहुत अच्छा है, उसने तुरंत पैसे दे दिए, शायद बस थोड़ा ज्यादा ब्याज है। प्रीति की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या वह अभी भी सूदखोरी नहीं है? उसने मन ही मन सोचा, प्रमोद अब बदनाम हो चुका था। उसने एक पूरी कंपनी को दिवालिया कर दिया था और हर तरह के कर्ज में डूब चुका था, यहाँ तक कि विला और कार भी गंवा दी थी। वह कैसे अभी भी ऐसे दोस्त रख सकता था जो उसे पैसे उधार देने को तैयार हों? ये सूदखोरी नहीं है, सच में। दोस्त को लगता है कि मेरे पास बिजनेस की समझ है, इसीलिए उसने मुझे उधार दिया। उसे मुझ पर बहुत उम्मीदें हैं। प्रीति को खून की उल्टी होने जैसी इच्छा हुई। उसे लगता है कि आप इतने बेवकूफ हैं कि आपको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, इसीलिए उसने आपको पैसे उधार दिए। अगर आप में थोड़ी सी भी बिजनेस की समझ होती तो आपकी पुरानी कंपनी दिवालिया नहीं होती। वह आपसे पैसे कमाने के लिए ये कर रहा है, उसी इरादे से आपको कर्ज दे रहा है। वह मुझसे पैसा कमाने के लिए नहीं है। मैंने उससे केवल 10 लाख रुपए उधार लिए हैं। ज्यादा ब्याज के साथ भी वह इतना ज्यादा नहीं कमाएगा। वह बस मेरी काबिलियत को पहचान रहा है और मेरी मदद करना चाहता है। प्रीति अवाक होती जा रही थी। इतनी मशक्कत के बाद वह केवल 10 लाख रुपए ही जुटा पाया था और फिर भी वह उसके पास 1 अरब मांगने चला आया था। कितनी बड़ी रकम उसने जुटाई थी। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं और उस ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को जल्दी चुका दें, वरना ब्याज केवल बढ़ता जाएगा और आप इसे कभी चुका नहीं पाएंगे। अचानक प्रमोद का चेहरा गंभीर हो गया। जब मैं अपना उधार चुकाऊंगा, यह आपकी चिंता नहीं है। आपके अस्पताल को देखो, ये कितना आलीशान है। आपके पास पैसा न हो, ये कैसे हो सकता है? आप बस मुझे उधार देना नहीं चाहती। प्रीति ने सपाट रूप से कहा, हाँ, मैं आपको पैसा उधार नहीं देना चाहती, इसमें क्या है? अब मेरा आपके साथ कैसा रिश्ता है? आप न तो मेरे जैविक पिता हैं और न ही मेरे पालक पिता। आपको मुझसे पैसे मांगने का क्या हक है? मैं आपका पालक पिता कैसे नहीं हूँ? प्रमोद के चेहरे पर नाराजगी थी। मैंने तुम्हें कई सालों तक पाला है ना? अब जब तुम कामयाब हो गई हो तो मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा ही दिल दहला देने वाला है? आप जैसे इंसान के साथ जो भी अंतरात्मा की बात करता है वह भागा ही होता है। प्रमोद उसके जवाब से तिलमिला गया और कुछ देर बाद उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे पता है, अब जब तुम्हें अपने जैविक पिता गुप्ता ग्रुप के सीईओ जयंत मिल गए हैं, एक अमीर पिता के साथ तुम इस गरीब पिता को नहीं पहचानोगी। तुम भी उन्हीं भोंडे लोगों से अलग नहीं हो। तुम्हें भी बस पैसा दिखाई देता है, रिश्तेदारी से अंधी हो चुकी हो। आपके पास 3 अरब हैं, क्या मुझ में 1 अरब बांटना जायज नहीं है? प्रीति ने कटाक्ष किया। ये दुनिया सच में जादुई है। वह इंसान जिसे पैसे से सबसे ज्यादा प्यार है और जो परिवार की सबसे कम परवाह करता है, वह यहाँ मुझ पर रिश्तेदारी की भावना न होने का आरोप लगा रहा है। आपकी आंखें पैसे के सिवा कुछ नहीं देख सकती, वरना आप मुंह खोलते ही मुझसे 1 अरब क्यों मांगते? कोई सोचेगा कि मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ। जैसे ही वह बोली, उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रमोद को कैसे पता चला कि उसके जैविक पिता जयंत हैं? भले ही गुप्ता परिवार ने अपनी बेटी की पहचान सार्वजनिक कर दी थी, लेकिन उन्होंने जो नाम बताया वह गुरानीन था। हालांकि इसमें यीन अक्षर था। ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि यह वही व्यक्ति है जो वह है। उसने सतर्कता से पूछा, प्रमोद, आपको किसने बताया कि मेरे जैविक पिता जयंत हैं? श्रीमती वर्मा ने, यकीनन। प्रमोद ने सच नहीं छिपाया और सीधे कहा, उनके अलावा और कौन? ओह हाँ, उन्हें अब श्रीमती वर्मा नहीं कहा जा सकता। श्रीवर्ण उन्हें बिल्कुल नहीं चाहते। वह औरत, वह सच में अच्छी नहीं है। किसी और के बेटे को ढोकर यह दावा करना कि वह श्रीवर्ण का है। श्रीवर्ण को इतने सालों तक धोखा देना, उसकी साजिशें बहुत गहरी हैं। बेशर्मी की हद है। आप अब कह रहे हैं कि वह अच्छी नहीं है? प्रीति ने उसका मजाक उड़ाया। क्या आप उनसे इतने करीब नहीं रहते थे? आप उनके पालतू कुत्ते बनने का इंतजार नहीं कर सकते थे? जो भी वह आपसे करने को कहती थी, आप करते थे। एक पल में मुझे गर्भपात के लिए मजबूर करना, फिर अगले पल मुझे घुटने टेकने और उन्हें झुककर सलाम करने के लिए मजबूर करना, यहाँ तक कि मेरी माँ की दवा की रेसिपी उन्हें बेचने के लिए भी कहना। प्रमोद, आपने जितने भी बुरे काम किए हैं, मुझे सब याद हैं। आप अब जो भी कह रहे हैं वह बेकार है। यह मत सोचिए कि नेहा को कुछ बार बुरा भला कहने से मैं आपको पैसे उधार दे दूंगी। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको 1 पैसा भी उधार नहीं दूंगी। प्रमोद चिंतित हो गया। उसका लहजा और भी अप्रिय हो गया। आप इतनी छोटी सोच वाली क्यों हो रही हैं? क्या मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह नहीं पाला? तुमसे एक अजनबी की तरह व्यवहार नहीं किया? अगर मैं तुम्हें माफ करने के लिए श्रीमती वर्मा के सामने घुटने टेक कर माफी मांग सकता तो मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। क्या तुम अभी भी उन पिछली बातों से चिपकी हुई हो? क्या फायदा है? इंसान होने के नाते तुम्हें उदार होना चाहिए और आगे देखना चाहिए। छोटी सोच वाली नहीं होना चाहिए और हर दिन एक नाराज औरत की तरह व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से कोई भी मर्द तुम्हें पसंद नहीं करेगा। उसे चिंतित देखकर प्रीति ने आराम से जवाब दिया, मुझे याद है कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था, जो लोग हमेशा तुम्हें उदार होने के लिए कहते हैं, उन्हें दूर रखना चाहिए।
आप यकीनन उनके पास नहीं रहना चाहेंगे जब उन पर बिजली गिरेगी, क्योंकि वे निश्चित रूप से आपको भी उसमें घसीट लेंगे। दूसरों को सलाह देते समय वे ऐसे बात करते हैं जैसे वे सबसे ऊपर हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वे सबसे छोटे दिल वाले होते हैं। प्रमोद जानता था कि वह उसका मजाक उड़ा रही है और उसने ठंडी सांस ली। उसके लहजे से खटास और ईर्ष्या टपक रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं छोटा दिल वाला हूं या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि तुम हो। मैंने श्रीमती वर्मा से सुना है कि गुप्ता परिवार द्वारा तुम्हें स्वीकार किए जाने के बाद श्री गुप्ता ने तुम्हें सीधे कॉर्पोरेशन में 3 अरब से अधिक मूल्य के शेयर दिए। तुम अब अमीर हो, एक अमीर छोटी औरत। अमीर बनकर अपने ही पिता को नहीं पहचानना। क्या तुम्हें डर नहीं है कि इस बारे में बात करना शर्मनाक होगा? क्या गुप्ता परिवार को पता है कि तुम कितनी एहसान फरामोश हो? अगर उन्हें पता होता तो क्या वे तुम्हें अभी भी स्वीकार करते? प्रीति एक पल के लिए चौंक गई, इससे पहले कि वह आखिरकार समझ पाई कि प्रमोद ने तुरंत उससे 1 अरब क्यों मांगा था। तो श्रीमती वर्मा ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे 3 अरब मूल्य के शेयर मिले हैं। तुम्हारे पास 3 अरब से ज्यादा हैं, मुझे 1 अरब देना ज्यादा नहीं है ना? इतने सारे पैसों के साथ तुम वैसे भी यह सब खर्च नहीं कर सकती। मुझे 1 अरब उधार दे दो, इसे एक निवेश समझो। एक बार जब मैं पैसा कमा लूंगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा और फिर तुम्हारे पास 4 अरब होंगे। कितना फायदेमंद। प्रीति ने कई लालची लोगों को देखा था, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे इंसान का सामना नहीं किया था जो प्रमोद जितना अतृप्त लालची और ढीठ हो। वह प्रमोद से बात नहीं करना चाहती थी। ऐसे इंसान के आसपास रहने से किसी का आईक्यू कम होना और रक्तचाप बढ़ना आसान है। मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी, तो अब चले जाओ। अगर आप नहीं गए तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाकर आपको बाहर निकलवा दूंगी। जब आपकी बेइज्जती होगी तो मुझे दोष मत देना कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी। प्रमोद इतना गुस्से में था कि उसने भयंकर रूप से घूरा। प्रीति, अगर तुम मुझे पैसे उधार देने से मना करती हो तो मैं जयंत के पास उधार लेने जाऊंगा। मैंने तुम्हें पाला है, उसके लिए मुझे कुछ बाल सहायता देना ही सही है। अगर मैंने उसके सामने तुम्हारे बारे में कुछ अप्रिय बातें कही और तुम्हारी बेइज्जती हुई तो मुझे चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। प्रीति कड़वाहट से मुस्कुराई। प्रमोद, तुमने मेरा पालन पोषण कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे किसी तरह के भत्ते की उम्मीद मत रखना। कोई तुम्हें पैसे नहीं देगा। जो मेरा कर्ज था वह मैं बहुत पहले चुका चुकी हूँ। मैंने जो भी कमाया सब तुम्हें दे दिया। अब बहुत हो गया। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं जयंत से पैसे मांगूं तो बेहतर है कि तुम खुद मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो। अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिखे तो मैं सीधे गुप्ता समूह जाकर तुम्हारे असली पिता से मांगूंगा। प्रीति का चेहरा उतर गया। वाह, बहुत खूब। अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है जयंत बेवकूफ है? तुम उससे पैसे मांगोगे और वह तुम्हें दे देगा। जब तक कोशिश नहीं करूंगा तब तक कैसे पता चलेगा? प्रमोद पूरी तरह से आशान्वित था। अहंकार से बोला, गुप्ता परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है। उनके लिए 100 करोड़ तो 1 रुपया जैसा है। मैंने इतने साल तुम्हारा पालन पोषण किया है, चाहे मेरा कोई गुण न हो, लेकिन मैंने मुसीबतें तो झेली हैं। यह उनका फर्ज बनता है कि वे मुझे कुछ पैसे दें। इसके अलावा जब मैं जयंत से अपनी नई कंपनी के बारे में बात करूंगा तो शायद वह मेरा समर्थन करे। हो सकता है वह अपने समूह के प्रोजेक्ट भी मुझे दे दे। एक पंथ दो काज। प्रीति को अब सच में हंसी आ गई। उसकी मूर्खता पर हंसी आई। जयंत भले ही रिश्तों में बेवफा और नीच हो, लेकिन व्यापार में उसकी प्रतिभा बेजोड़ थी और उसमें गहरी व्यावसायिक समझ थी। वह एक सच्चा व्यापारी था। अगर प्रमोद उसके पास अपनी नई कंपनी की बात करने जाता तो जयंत तुरंत उसकी योग्यता ताड़ लेता और उसे एक ढेला भी नहीं देता। प्रीति ने अचानक राहत महसूस की और उदासीनता से बोली, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, बस अब मेरे पास कभी मत आना। अभी निकलो, मुझे खाना खाना है। लेकिन प्रमोद वहीं डटा रहा, जाने को तैयार नहीं था। बेशक प्रीति से पैसे उधार लेना जयंत से मांगने से कहीं बेहतर था। वह बेवकूफ नहीं था। जयंत जैसा सीईओ बहुत धूर्त होता। प्रीति जैसी युवा लड़की को फंसाना ज्यादा आसान था। वह इस बात को लेकर भी चिंतित था कि गुप्ता समूह जाकर भी उसे जयंत से मिलने का मौका न मिले। चलो हम साथ में खाना खाते हैं। बहुत दिनों से हमने साथ में खाना नहीं खाया। आज मेरे पास समय है। प्रमोद ने गोलमोल रणनीति अपनाने का फैसला किया। तुम क्या खाना चाहती हो? पिताजी खिलाएंगे। तुम मेरे पिताजी नहीं हो। तुमने बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था, याद है? प्रीति उसे जल्द से जल्द भगाने को बेताब थी। बोली, डेरा डालना बंद करो। कुछ भी कहने या मुझे खाने पर बुलाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा, मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। बोलते हुए उसने दरवाजे पर खड़े प्रमोद को खींचकर बाहर धकेल दिया। मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना ही नहीं है, गला घुट जाएगा। प्रमोद ने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया, जाने से मना करते हुए, तुम इतनी कंजूस क्यों हो? तुम्हारे पास इतना पैसा है, मुझे थोड़ा सा देकर मेरी मदद करने में क्या बुराई है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम इतनी कंजूस हो इसीलिए आकाश ने तुम्हें छोड़ दिया। पुरुषों को उदार लड़कियां पसंद आती हैं। तुम्हारी इस कंजूस आदत के साथ अगर तुम दोबारा शादी करोगी तब भी तुम्हारा तलाक ही होगा। जैसे ही प्रीति उसे लात मारने वाली थी, उसने ऊपर देखा और पाया कि आकाश, जो न जाने कैसे वहां पहुंच गया था, दरवाजे से थोड़ी दूर खड़ा ये नाटक देख रहा था। वह एक पल के लिए चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वहां होगा। उसे तो घर पर श्रीवर्ण और दादी माँ के साथ रिश्तेदारों का मनोरंजन करना था। हालांकि आकाश की मौजूदगी में भी उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। आखिर उसने पहले आकाश को भी लात मारी थी। उसने आखिरकार जोर से लात मारी। अभी निकलो और दोबारा मत आना। तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है, समझ गए? कोई स्वागत नहीं। टक्कर प्रमोद को आकाश का जवाब। प्रमोद को उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच उसे लात मारने की हिम्मत करेगी। उसकी टांग में तेज दर्द उठा और वह दर्द भरी चीख के साथ बड़बड़ाया, ओ एक कमीनी, तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? बदतमीज, मैं तुम्हारा असली पिता न सही, गोद लिया हुआ पिता तो हूँ। तुम इतनी अपमानजनक कैसे हो सकती हो?
क्या तुम अपनी माँ के योग्य हो? तुम जैसी लड़कियां जो यकीनन कभी शादी नहीं कर पाएंगी, शेरनी जैसी हैं। कोई पुरुष तुम्हें नहीं चाहेगा। मैं चाहूंगा, आकाश ने प्रमोद के पीछे से ठंडी आवाज में कहा। और तुमने एक बात गलत कही। प्रीति से तलाक उसकी गलती से नहीं हुआ था, मेरी गलती थी। प्रमोद अकड़ गया, धीरे धीरे मुड़ा और आकाश के बर्फ जैसे ठंडे चेहरे और भावहीन निगाह को देखा। वह अनैच्छिक रूप से कांप गया। उसने तुरंत दरवाजे का हैंडल छोड़ दिया, डर के साथ एक खुशामदी मुस्कान देते हुए बोला, आकाश तुम यहाँ कैसे? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, बस इनको एक सबक सिखाना चाहता था कि वह एक सभ्य महिला की तरह व्यवहार करे। तलाक के लिए भला तुम्हें कौन दोष दे सकता है? ये निश्चित रूप से इसलिए हुआ क्योंकि यिन ने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसीलिए तुमने उसे तलाक दिया। यह उसकी गलती है, पूरी तरह से उसकी। प्रीति को तुम्हारे सबक की जरूरत नहीं है, तुम उसके योग्य नहीं हो। आकाश की आवाज उदासीन थी। तुम्हें जबरन दोष उस पर डालने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि यह उसकी गलती नहीं है तो नहीं है। मैंने उसके साथ गलत किया और मुझे ही उससे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें उस पर इल्जाम लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे यह इतना ही नहीं, मैं वह नहीं हूं जिसे वह नहीं चाहिए थी, बल्कि वह है जिसे मैं नहीं चाहिए था। तुम बिना कुछ जाने उसे डांटने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी बहुत आरामदायक लग रही है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल और दर्दनाक बना सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि प्रीति तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए अब तुम जा सकते हो। आकाश ने बोलते हुए अपनी नजर प्रीति पर डाली। उसे कभी नहीं पता था कि तलाक का प्रस्ताव देने पर प्रीति को प्रमोद से इतना दुर्व्यवहार सहना पड़ेगा। उसके अंदर फिर से दर्द फैलने लगा। वह नहीं जानता था कि उस समय उसने ये सब कैसे सहा होगा, खासकर जब उसे ये भी नहीं पता था कि प्रमोद उसका असली पिता नहीं है। पूरी तरह से निर्दोष होते हुए भी उसे अपने पिता से ऐसे अपमान सहने पड़े, वह कितनी दुखी और हताश हुई होगी। वह आगे बढ़ा, जो थर्मल बैग वह लाया था उसे मेज पर रखा और धीरे से प्रीति से कहा, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना लाया हूँ, सब कुछ ताज़ा बना है, गरम ही खा लो। प्रीति ने कोई हरकत नहीं की। उससे पूछा, तुम इतनी दूर से मेरे लिए खाना लाने की जहमत क्यों उठाओगे? अस्पताल में कर्मचारियों को भोजन मिलता है। आकाश ने एक एक करके इंसुलेटिंग कंटेनरों को खोला, उन्हें मेज पर एक कतार में रखा। मैंने तुम्हारे अस्पताल का खाना देखा है, वह बहुत ही फीका होता है और घर के खाने जितना स्वादिष्ट नहीं होता। अगर तुम यहाँ दोपहर का खाना खाओगे तो घर के रिश्तेदारों का क्या? पहले शौर्य के मेहमानों का मनोरंजन करने पर आकाश इससे बच सकता था, लेकिन अब जब श्री वर्ण ने शौर्य को परिवार से निकाल दिया है तो आकाश ही उनका इकलौता बेटा है। उसका ना होना क्या बुरा नहीं लगेगा? घर पर मेरे पिता रिश्तेदारों को संभाल लेंगे, मैं रहूं या न रहूं एक ही बात है। यह एक ही बात कैसे हो सकती है? प्रीति ने उसे धकेला, तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। आकाश ने सहजता से उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने हाथ खींचने की कोशिश की तो उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रिश्तेदार तुम्हारे जितने जरूरी नहीं हैं, तुम्हारे साथ खाना खाना ज्यादा मायने रखता है। उसने प्रीति को सोफे पर बैठने के लिए प्रेरित किया, उसे एक जोड़ी चॉपस्टिक दी, दूसरी अपने लिए ली और उसके बगल में बैठकर उसे खाना परोसने लगा। कुछ देर बाद उसने ऊपर देखा तो प्रमोद अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने माथे पर बल डाला, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? प्रमोद सदमे से बाहर आते हुए जल्दी से बोला, मैं जा रहा हूँ, बस अभी। तुम दोनों खाओ खाओ। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और लिफ्ट में चला गया। संगम अस्पताल छोड़ने के बाद भी वह सदमे में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आकाश अचानक प्रीति के साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। क्या वह पहले उससे तलाक लेने और आस्था से शादी करने के लिए बेताब नहीं था? वह इतना बदल क्यों गया था? अब वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। प्रीति से धीरे से बात कर रहा था, यहाँ तक कि उसे खुद खाना परोस रहा था। एंग्री गौरव का गुस्सा। क्या श्री वर्ण को कभी ऐसा व्यवहार मिला होगा? शायद नहीं। आकाश कुख्यात रूप से उदासीन और घमंडी था, सभी को नीचा दिखाता था। जब आप उससे बात करते थे तो वह अक्सर अनदेखा कर देता था। किसी को खाना परोसने के लिए कहना तो आसमान छूने से भी मुश्किल था। क्या कोई ऐसी बात थी जो उसे नहीं पता थी? प्रमोद घर लौटा, उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे और उसने देखा कि गौरव रसोई में खाना बना रहा है। उसने तुरंत उसके हाथ से कलछी छीन ली। हे भगवान, मेरे पूर्वज, तुम क्या कर रहे हो? क्या हमारे परिवार को तुम्हारे खाना बनाने की जरूरत है? तुम्हारी माँ कहाँ है? वह ताश खेलने गई है। वह भी कमाल है, ताश खेलने चली गई और अपने बच्चे को खाना बनाने के लिए छोड़ दिया। मैं उससे बाद में बात करूंगा, तुम बाहर जाओ, मैं खाना बनाऊंगा। गौरव ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने आप अगला व्यंजन तैयार करता रहा। प्रमोद खाना बनाते हुए दुखी होकर सोचने लगा, जब पिताजी की कंपनी थी तब हम तुमसे ऐसा काम कैसे करवा सकते थे? तुम वह लाडले बेटे थे जिसे मैंने इतनी मेहनत से पाला, लेकिन अब तुम्हें भी अपने लिए खाना बनाना पड़ रहा है। ये सब पिताजी की गलती है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ करना गौरव, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। उसकी आवाज़ दुख से भरी थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी लाल हो गईं। यह ऐसा दृश्य था जो देखने वालों की आंखों में आंसू और सुनने वालों के दिल में गम ला सकता था। हालांकि गौरव अविचलित रहा, उसने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। खाना बनाना, ये किस तरह की तकलीफ थी? वास्तव में उनके परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और वह एक दशक से अधिक समय तक छोटा मालिक रहा था, लेकिन जब से उनकी पारिवारिक कंपनी दिवालिया हुई उसने खुद को फिर कभी मालिक नहीं माना। वह मालिक हो सकता था, लेकिन वह कठिनाइयों को भी सह सकता था और उसने गुप्त रूप से अजीबोगरीब नौकरियां भी की थीं, जैसे सामान उठाना और दूसरों के सुपरमार्केट के लिए काम करना। अब वह संगठन में कठिनतम प्रशिक्षण से गुजर रहा था, दिन ब दिन। उसने पीछे मुड़कर प्रमोद को देखा, जो इतना विलाप करने में व्यस्त था कि वह खाना बनाना भूल गया। उसने उसे याद दिलाने के लिए थोड़ी विरक्ति के साथ बोला, खाना बनाने पर ध्यान दो, इसे जलाओ मत।
जो आलू के लच्छे उसने बड़ी मुश्किल से काटे थे वह निश्चित रूप से उन्हें दोपहर के खाने में जला हुआ नहीं खाना चाहता था। आह हाँ, चिंता मत करो, पिताजी को खाना बनाना आता है। प्रमोद ने ये कहते हुए कढ़ाई में थोड़ा पानी डाला। फिर वह फिर से विलाप करने लगा। पिछले दिनों मैं नई कंपनी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ठीक से नया साल भी नहीं मिला। आजकल कंपनी शुरू करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब मेरे पास पैसों की गंभीर कमी है, जो इसे और भी कठिन बना देता है। काश कोई मेरी मदद करने को तैयार होता। ये तो बस मेरा बुरा भाग्य है कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। गौरव का लहजा ज्यादा सुखद नहीं था। क्या मैंने तुमसे कंपनी शुरू करना बंद करने को नहीं कहा था? तुम सुनते क्यों नहीं? तुम अभी भी तैयारी कर रहे हो। तैयारी के लिए पैसे कहाँ से आए? प्रमोद ने अपने बेटे को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि उसने एक और 10 लाख उधार लिए हैं। अन्यथा वह पैसा निश्चित रूप से उसके बेटे द्वारा तुरंत लौटा दिया जाता। वह बस इतना ही कह सका, क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास तैयारी के लिए पैसे नहीं हैं? आज मैं प्रीति से पैसे उधार लेने गया था, लेकिन उसने न केवल मुझे मना कर दिया बल्कि मुझे जोरदार लात भी मारी। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। आखिरकार गौरव ने प्रतिक्रिया दी। वह तेजी से प्रमोद की ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ 2 स्तर ऊंची हो गई। तुम फिर से प्रीति से पैसे उधार लेने गए थे? तुम्हें ऐसा करने की अनुमति किसने दी? क्या तुम्हें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक तुम उसे परेशान नहीं कर देते? नहीं बेटा, गुस्सा मत हो। बात यह नहीं है कि मैंने उससे पैसे मांगे, बल्कि यह है कि उसने मुझे लात मारी। अगर मैंने मोटे पैंट नहीं पहने होते तो उस लात से मेरी टांग टूट सकती थी। गौरव ने उसे ठंडी आंखों से देखा। लायक थे, नहीं थे? तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि वह तुम्हारी असली बेटी नहीं है और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने उसे एक भी दिन नहीं पाला। अतीत में उससे चूसना और उसके पैसे खर्च करना ही काफी था, लेकिन अब तुम और मांगने का साहस करते हो। मुझे लगता है कि उसने तुम्हें बहुत हल्का मारा। अगर मैं होता तो मैं तुम्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक देता। प्रमोद को अपने बेटे की बातें अपमानजनक लगी। तुम हमेशा उसी का पक्ष क्यों लेते हो और मेरा नहीं? मैं तुम्हारा पिता हूं और वह केवल नाम की तुम्हारी बहन है। तुम दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं है। क्या उसने मुझे लात मारते समय नरमी बरती? मेरी टांग पर नील पड़ गया है। तुम जानते हो कि उसके और मेरे बीच खून का रिश्ता नहीं है। तो क्या तुम्हारा उसके साथ खून का रिश्ता है? तुमने बार बार आकाश से पैसे ऐंठने के लिए उसका शोषण किया और आकाश की मां से पैसे लेने के लिए उसे गर्भपात कराने पर मजबूर भी किया। गौरव का चेहरा बोलते बोलते और भी ठंडा हो गया। तुम्हें उससे पैसे मांगने का हक कहाँ से मिलता है? क्या वह सब बातें पहले ही बीत नहीं गईं? तुम अभी भी उन्हें क्यों पकड़े हुए हो? यहाँ तक कि आकाश को भी अब कोई परवाह नहीं है और वह प्रीति के दफ्तर में उसके लिए खाना भी पहुंचाता है। प्रीति का गर्भपात हो या ना हो, इसने उनके रिश्ते पर बिल्कुल भी असर नहीं डाला है। मुझे लगता है कि वे शायद फिर से साथ हो गए हैं। गौरव की भौहें तन गईं। तुमने क्या कहा? सच में? प्रमोद ने जल्दी से कहा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज प्रीति के दफ्तर में उससे मिलने गया था और आकाश भी वहीं था। उसके लिए घर का बना खाना ला रहा था। उसने ये भी कहा कि तलाक पहले उसकी गलती थी, प्रीति की नहीं, और अब वह उसके साथ बेहद अच्छा व्यवहार कर रहा है। खुद को रोक न सका, गौरव ने रसोई का चाकू कसकर पकड़ा और क्रूरता से कटिंग बोर्ड पर मारा, जिससे उसके द्वारा अभी अभी काटी गई अधिकांश सब्जियां बिखर गईं। प्रमोद उसकी प्रतिक्रिया से चौंक गया। तुम्हें क्या हुआ? अचानक इतना भड़क क्यों गए? क्या तुम नहीं चाहते कि प्रीति और आकाश फिर से साथ हो जाएं? गौरव ने उसे ठंडी नजर से देखा। आकाश के साथ उसके रहने में क्या अच्छा है? सिर्फ इसलिए कि आकाश अमीर है, तुम चाहते हो कि वह फिर से आग के गड्ढे में कूद जाए? क्या तुम्हें नहीं पता कि आकाश एक गलत आदमी है? खैर, तुम पूरी तरह से आकाश को दोष नहीं दे सकते, है न? प्रीति इतनी उग्र है, उसमें बिल्कुल भी कोमलता नहीं है और आकाश को कोमल लड़कियां पसंद हैं। उसे तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता था। क्या ये सामान्य नहीं है? चेहरा पीला पड़ चुका था। गौरव ने कहा, क्या आकाश प्रीति से कल ही मिला था? अगर उसे प्रीति का व्यक्तित्व पसंद नहीं था तो उसने उससे शादी ही क्यों की? अगर उसे वह पसंद नहीं है तो उससे शादी मत करो। अगर उसने शादी की है तो उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, ये सच में आकाश की गलती है। प्रमोद अपने बेटे से बहस करने के लिए प्रीति और आकाश का जिक्र नहीं कर रहा था। उसने जल्दी से समझौता कर लिया। उसकी आंखें हट गईं और वह आह भरने लगा। आह, सच कहूं तो मुझे भी थोड़ी चिंता है। प्रीति कितनी भी बुरी क्यों न हो, वह फिर भी मेरी बेटी है। मुझे बताओ, आकाश अचानक उसे फिर से क्यों पसंद करने लगा? कहीं ये सिर्फ दिखावा तो नहीं? गौरव ने ठंडा चेहरा बनाए रखा और कुछ नहीं कहा। प्रमोद आगे बढ़ा। पहले आकाश ही था जो तलाक पर अड़ा था। आस्था से शादी करना चाहता था। आस्था प्रीति जितनी सुंदर भी नहीं है। उसका आस्था को पसंद करना सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके परिवार की अच्छी पृष्ठभूमि है, साथ ही एक शीर्ष निजी अस्पताल भी है। ऐसी पत्नी होने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब आस्था अस्पताल को प्रीति के अस्पताल ने अधिग्रहित कर लिया है। उसकी शुद्ध संपत्ति आसमान छू गई है। आकाश अब उसके पैसे के कारण उसका पीछा कर रहा होगा क्योंकि उसके पास अपना अस्पताल है। वह कमीना, वह सच में प्रीति को पसंद नहीं करता। वह केवल उसकी पैसे कमाने की क्षमता देखता है। इसीलिए उसने अचानक अपना नजरिया बदल लिया है। कह रहा है कि वह प्रीति से शादी करना चाहता है। वह सचमुच एक लालची है। गौरव ने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक बेवकूफ हो। हालांकि आकाश निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी तरह पैसे का लालची है? प्रीति जो थोड़ा पैसा कमाती है वह वर्मा परिवार की दौलत के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आकाश सिर्फ इसलिए उसका पीछा क्यों करने लगेगा क्योंकि अब उसके पास एक अस्पताल है? तो फिर क्यों? मुझे बताओ, वह प्रीति के साथ फिर से क्यों रहना चाहता है? पहले उसी ने तलाक की पहल की थी और उसी ने किसी और से शादी करने की सोची थी।
ये कहते हुए प्रमोद को अचानक कुछ याद आया। ठीक है, तुमने जो कहा था कि मैंने प्रीति को गर्भपात कराने पर मजबूर किया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझमें सचमुच ज़मीर नहीं है कि मैं अपनी ही बेटी को श्रीमती वर्मा से पैसे लेने के लिए गर्भपात करा दूंगा? यह इसलिए था क्योंकि आकाश खुद वह बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन वह धूर्त है, वह खुद सामने नहीं आता। उसने श्रीमती वर्मा को आगे किया और फिर मैं श्रीमती वर्मा और उसके दोनों के लिए बुरा आदमी बन गया। आकाश फिर मुड़कर प्रीति के सामने अच्छा आदमी बन गया। वास्तव में ये स्पष्ट रूप से आकाश था जो उस बच्चे को रखना नहीं चाहता था। श्रीमती वर्मा ने खुद मुझे ये बताया था। उन्होंने कहा था कि आकाश ने कभी प्रीति को पसंद नहीं किया, कि वह निर्दयी और बेवफा है। गौरव की मुट्ठियां कस गईं। हालांकि वह जानता था कि श्रीमती वर्मा ने जो कहा वह पूरी तरह सच नहीं हो सकता और प्रमोद की बातों में बहुत अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि आकाश ने अतीत में प्रीति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसकी बेवफाई और निर्दयता सच थी। नहीं तो प्रीति उस बच्चे का गर्भपात कराने को तैयार नहीं होती। प्रीति का दरवाजा। मैं ज्यादा दखल नहीं देना चाहता था, प्रीति को मैं परेशान करने वाला लगूंगा। आखिर वह अब जानती है कि मैं उसका असली पिता नहीं हूं और वह मेरी बात सुनने को पहले से ही अनसुना कर देती है। लेकिन मैं देखता हूं कि उसके मन में अब भी आकाश के लिए पुरानी भावनाएं हैं। जब वह उसका हाथ पकड़ता है तो वह हाथ भी नहीं छुड़ाती। प्रमोद ने आह भरकर सिर हिलाया। कभी कभी वह इतनी होशियार लगती है और कभी इतनी मूर्ख। मुझे बताओ, क्या वह अब भी आकाश से प्यार करती होगी? क्या वह उससे दोबारा शादी करना चाहती है? क्या एक बार काफी नहीं था? वह फिर से उस दर्द से गुजरना चाहती है? तुम्हें नहीं पता, प्रीति के असली पिता वास्तव में गुप्ता समूह के सीईओ जयंत हैं और उसके दादा गुप्ता समूह के चेयरमैन श्री गुप्ता हैं। श्री गुप्ता को अपनी पोती प्रीति बहुत पसंद है। उसे गुप्ता परिवार का सदस्य मानने के बाद उन्होंने तुरंत उसे 300 करोड़ मूल्य के शेयर दिए और यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्रीति बहुत भोली है। अगर वह आकाश से शादी करती है तो हो सकता है कि वह उन 300 करोड़ के शेयरों से ठगी जाए। गौरव निश्चित रूप से जानता था कि श्री गुप्ता ने प्रीति को 300 करोड़ मूल्य के शेयर दिए थे। इतना ही नहीं, वह यह भी जानता था कि श्री गुप्ता ने उसे शेयर सिर्फ इसलिए नहीं दिए क्योंकि वह अपनी पोती को इतना पसंद करते थे, बल्कि इसलिए दिए थे क्योंकि प्रीति ने उनके पैर का इलाज किया था। अगर प्रीति के पास उत्कृष्ट डॉक्टरी कौशल नहीं होता तो यह सवाल उठता कि क्या श्री गुप्ता उसे अपनी पोती के रूप में मान्यता भी देना चाहते। इतने सारे शेयर देना तो दूर की बात है, लेकिन आकाश प्रीति का पीछा फिर से क्यों कर रहा था, ये गौरव समझ नहीं पा रहा था। जो भी हो, ये प्रीति के अचानक पैसे वाले होने के कारण तो नहीं हो सकता था। आखिर भले ही आकाश अतीत में नीच रहा हो, उसने ईमानदारी से कभी प्रीति का पैसा खर्च नहीं किया था और वह निश्चित रूप से उसके कमाए हुए थोड़े से पैसे में दिलचस्पी नहीं रखता था। प्रमोद ने अपने बेटे के चेहरे को देखा कि वह कुछ गुस्से में था और बोला, अगर तुम मुझसे पूछो तो हम प्रीति का असली परिवार हैं। ये बेहतर है कि वह अपना पैसा हमारे पास रखे। इस तरह अगर वह आकाश से शादी करती भी है तो वह उससे ठगी नहीं कर पाएगा, है ना? गौरव ने उसे ठंडी आंखों से देखा। आकाश प्रीति के पैसे से ठगी करेगा या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि तुम इस वक्त उसके पैसे से ठगी करने को बहुत उत्सुक हो। ये कितनी कड़वी बातें हैं बच्चे। मैं उसका पिता हूं और भले ही खून का रिश्ता न हो, उसने मुझे इतने सालों तक पिताजी कहा है। सच्ची भावनाएं हैं, मैं उसके पैसे से ठगी कैसे कर सकता हूं? मैं तो उसके लिए उसे सुरक्षित रखने की सोच रहा हूं। सुरक्षित समझे? गौरव ने व्यंग्य किया। ये बात खुद पर तो चल सकती है, लेकिन अगर तुम मुझे इससे बेवकूफ बनाना चाहते हो तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बकवास मत करो, ये दोबारा जन्म क्या होता है? नए साल में ऐसी अशुभ बातें कहना बुरा शगुन होता है। प्रमोद ने अपने बेटे को डांटा, फिर कहा, हम ये करेंगे, तुम प्रीति को फोन करो और पता लगाओ कि उसके और आकाश के बीच वास्तव में क्या चल रहा है ताकि वह उस नीच के बहकावे में ना आए। हाँ, और जब तुम बात करो तो यूं ही पूछ लेना कि क्या वह मुझे उसके पैसे की देखभाल करने देगी। गौरव जानता था कि आखिरी अनुरोध उसका मुख्य मकसद था। उसका असली इरादा प्रीति के 300 करोड़ पर हाथ डालना था। उसने अपना एप्रन उतारा और बाहर जाने के लिए मुड़ा। प्रमोद हक्का बक्का रह गया। गौरव, तुम कहाँ जा रहे हो? प्रीति से मिलने। क्या मैंने तुमसे उसे फोन करने को नहीं कहा था? बाहर इतनी ठंड है, अभी बाहर मत जाओ, वापस आओ, कम से कम दोपहर का खाना तो खा लो जाने से पहले। लेकिन गौरव ने नहीं सुना और बिना पीछे देखे चला गया। आधे घंटे बाद वह प्रीति के दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला उसने प्रीति को सोफे पर बैठे देखा। आकाश लंच बॉक्स पैक कर रहा था जबकि प्रीति चाय पी रही थी। गौरव, प्रीति की आंखें उसे देखकर चमक उठी। तुम यहाँ क्यों? अंदर आओ। गौरव ने आकाश को एक ठंडी नजर दी और अंदर आया। प्रमोद आज तुमसे पैसे उधार लेने आया था। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसे नहीं दिए। ये देखते हुए कि वह दरवाजे पर ही खड़ा था, अंदर नहीं आया, प्रीति उठकर उसे और अंदर खींचने लगी। लेकिन लगता है उसने किसी और से 10 लाख उधार लिए हैं। उसने कहा कि ब्याज ज्यादा है और यह बहुत परेशान करने वाला है। उसने मेरी बात नहीं मानी कि उधार मत लो। क्या तुम उसके मामले के कारण यहाँ आए हो? मैं उसके मामले के कारण यहाँ नहीं आया हूँ। गौरव ने उसे देखा और शांति से कहा, मैं तुम्हारे कारण यहाँ आया हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इस पर आधारित कोई सवाल पूछूं? प्रीति मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराए बिना न रह सकी। उसका सामान। प्रीति ने अनजाने में सोफे पर बैठे आकाश की ओर देखा। थोड़ा अपराध बोध महसूस करते हुए बोली, मेरी वजह से मुझ में क्या खराबी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सच में, जब तुम कहती हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो तो क्या तुम्हारा मतलब अपने पूर्व पति के साथ फिर से रिश्ता जोड़ना है, या तुम्हारा मतलब यह है कि उसका तुम्हारे लिए खाना लाना ही तुम्हारा ख्याल रखना है? प्रीति ने अपना सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां आपस में मुड़ने लगीं। उसे किसी के भी सवाल करने का डर नहीं था और वह आकाश के बारे में अपनी दादी के सवालों का भी संयम से सामना कर सकती थी।
लेकिन गौरव के सवालों का सामना करते हुए उसे अपने गाल जलते हुए और पीठ ठंडी महसूस हुई। वह पूरी तरह से शर्मिंदा थी। जब से उसने आकाश को तलाक दिया था, गौरव ने हमेशा उसके आकाश से जुड़े रहने पर आपत्ति जताई थी। उसने तो एक बार उसके लिए आकाश से लड़ाई भी की थी। उसे दोषी देखकर और उसका सिर झुका हुआ देखकर गौरव ने सोफे पर बैठे आकाश की ओर मुड़कर कहा, मैंने सुना था कि तुमने प्रीति को छोड़ दिया, उसे तलाक दिया और उस आस्था से शादी करने की जिद की जो अब मर चुकी है। आकाश ने शत्रुता को भांपते हुए धीरे से आह भरी और सिर हिलाया। वह लापता है, उसकी मौत की पुष्टि अभी बाकी है। तो इसका मतलब है कि वह मर चुकी है। गौरव ने व्यंग्य से उसे ताना मारा। तो आस्था मर गई और अब तुम फिर से प्रीति के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारी शर्म कहाँ है? तुम्हें अब कैसे पता चला कि उसके लिए खाना लाना चाहिए? जब उसका गर्भपात हुआ था तब क्या तुमने उसकी देखभाल की थी? क्या तुम जानते हो कि उसे कितना दर्द हुआ था? क्या तुम जानते हो कि उसका कितना खून बहा था? तुम्हें उसके सामने फिर से आने के लिए कितना बेशर्म और घिनौना होना चाहिए? क्या तुम्हें आस्था पसंद नहीं थी? तुमने प्रीति को तलाक देने के लिए मजबूर किया, उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया। मैंने सोचा था कि तुम आस्था से बहुत प्यार करते हो। पता चला ये सब एक दिखावा था। पाखंड की हद है। अब तुम वापस आकर दिखावा कर रहे हो कि तुम प्रीति को पसंद करते हो। तुम जैसे नीच इंसान को सीधे नर्क में जाना चाहिए। उसे डर था कि वह आकाश को इतना भड़का देगा कि वे फिर से लड़ पड़ेंगे। इसलिए प्रीति जल्दी से गौरव का मुंह ढकने दौड़ी। बस बहुत हो गया, रुक जाओ, मैंने इन सब के लिए पहले ही उसे डांट दिया है। गौरव ने उसका हाथ हटाया और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। मैं हमेशा कहता हूं कि तुम प्रेम में अंधी हो और तुम मना करती रहती हो। तुम्हें उसमें क्या दिखता है? इतने सालों से उससे प्यार करती हो। वह कितना निर्दयी और घटिया है, क्या तुम नहीं जानती? तुम फिर से फंस क्यों रही हो? मैं किसी जाल में नहीं फंसी हूं, मैं बस फिर भी कह रही हो कि तुम फंसी नहीं हो। गौरव इतना गुस्से में था कि वह गाली देना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मूर्ख बना सकती हो? क्या तुम दिमागहीन हो? वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है और तुम पिघल जाती हो। उसके प्रति नर्मदिल होना खुद के प्रति गैर जिम्मेदार होना है। अगर तुम्हें खूबसूरत लड़के पसंद हैं तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। हर कोई उससे ज़्यादा जवान, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा समर्पित और तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हें इस आकाश के साथ डेटिंग करने की अनुमति नहीं है और उससे शादी करने की तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने हिम्मत की उसके साथ रहने की तो मैं तुम्हारा भाई नहीं रहूंगा। उसे इतना गुस्से में देखकर कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं, प्रीति ने उसे शांत करने के लिए जल्दी से उसकी बांह पकड़ ली। गौरव, गुस्सा मत हो, मैं उससे न तो डेटिंग कर रही हूँ और न ही शादी। ये बस एक खाना है ना? एक खाना भी ठीक नहीं है। उससे कुछ भी मत खाना। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी। आकाश धीरे से सोफे से खड़ा हुआ। गौरव, तुमने उसे डरा दिया है। गौरव ने उसे घूर कर देखा और प्रीति को अपने पीछे खींच लिया, उसे आकाश को देखने से रोकते हुए। आकाश, अगर तुम में शराफत है तो प्रीति की दुनिया से निकल जाओ। जब उसके पास कुछ नहीं था और उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम वहां नहीं थे। अब जब उसके पास सब कुछ है तो तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ अनावश्यक है। गौरव की क्रोधित मुद्रा का सामना करते हुए आकाश ने असामान्य रूप से पलटवार नहीं किया बल्कि इसके बजाय कहा, मैं अतीत में गलत था, इसलिए अब मैं उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। प्रीति के साथ तलाक में कुछ गलतफहमियां थीं और गर्भपात में भी। मुझे किसी भी गलतफहमियों की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ परिणामों को देखता हूँ। और परिणाम यह है कि तुमने उसे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया और ये तुम्हारी माँ थी जिन्होंने किसी को उसे दूर ले जाने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया। उसने जो दर्द सहा है वह वास्तविक है। दर्द में कोई गलतफहमी नहीं होती। कोई भी गलतफहमी तुम्हें दोषमुक्त नहीं कर सकती। आकाश ने एक बार सोचा था कि प्रीति को पाने की राह में सबसे बड़ी बाधा शायद प्रीति खुद, उसकी दादी या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आज ही उसे एहसास हुआ कि इनमें से कोई नहीं था। सबसे बड़ी बाधा गौरव था, जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। तुम उसकी रक्षा क्यों कर रही हो? फिर भी आकाश उतना क्रोधित नहीं हुआ जितना वह पहले हुआ करता था, क्योंकि वह अपने दिल में जानता था कि गौरव वास्तव में प्रीति की परवाह करता है। गौरव आकाश के साथ उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानता था और उसने देखा था कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। इस प्रकार वह अब उसे पूरी तरह से अस्वीकार करता है और उस पर भरोसा नहीं करता है। आकाश ने गंभीरता से कहा, मैं खुद के लिए बहाने बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी पिछली गलतियों को मानता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में प्रीति को पसंद करता हूँ। तुम मुझे उसे छोड़ने के लिए कह रहे हो, यह असंभव है। मैं अपनी पिछली गलतियां नहीं दोहराऊंगा और मैं उसके भविष्य के जीवन का ख्याल रखूंगा, चाहे तुम विश्वास करो या न करो। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मेरी दुनिया में उसके अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। भविष्य में कोई और नहीं होगा, वह अकेली है। गौरव ने प्रीति को छोड़ा और आकाश के पास गया। तुम्हारे शब्द प्रीति को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वे मुझे धोखा नहीं देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें आस्था के साथ खरीदारी करते हुए या उसकी चिंता में अस्पताल भागते हुए कभी नहीं देखा? अगर आस्था के प्रति तुमने जो दया दिखाई वह एक दिखावा थी, तो अब प्रीति के प्रति तुम्हारी दया भी एक दिखावा है। तुमने एक बार आस्था को धोखा दिया, वह मर चुकी है, और अब तुम यहाँ प्रीति को धोखा देने आए हो। एक पल के लिए आकाश के पास शब्दों की कमी थी। वह केवल एक बार आस्था के साथ मॉल गया था, जो संयोगवश तब हुआ जब गौरव और प्रीति दोनों ने उन्हें देखा था। गौरव ने अपनी मुट्ठी आकाश की ओर उठाई। निकल जाओ और फिर कभी प्रीति के सामने मत आना, नहीं तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक और घूंसा मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आकाश ने उदासीनता से जवाब दिया, तुम मुझे हरा नहीं सकते। तो तुम अभी कोशिश कर सकते हो ये देखने के लिए कि तुम मुझे हरा सकते हो या नहीं। जैसे ही गौरव बोला, उसकी मुट्ठी उस पर झूलने ही वाली थी और आकाश वहीं खड़ा रहा। बचने का जरा भी इरादा नहीं था। प्रीति घबरा गई और जल्दी से गौरव पर झपट पड़ी। गौरव, लापरवाह मत बनो।
गौरव उसके गले लगने पर पीछे झुका और उसकी मुट्ठी खुल गई, उसका हाथ गिर गया। प्रीति, मुझे छोड़ो। तुम उसकी रक्षा क्यों कर रही हो? जब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तब क्या उसने कभी तुम्हारी रक्षा की थी? प्रीति के पास जवाब देने का समय नहीं था। उसने आकाश को घूर कर देखा। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? चले जाओ। क्या तुम तभी खुश होगे जब तुम मुझसे लड़ना शुरू कर दोगे? आकाश, जिसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, ने कहा, तो मैं जा रहा हूँ। गौरव के व्यवहार को देखकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक या दो घूंसे मारने के लिए तैयार था। और वह वास्तव में गौरव के साथ लड़ाई शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रीति वास्तव में उसे भाई मानती थी। गौरव के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी और गौरव उसके लिए वैसा ही व्यवहार करेगा। वह परवाह नहीं करेगा कि प्रतिद्वंद्वी कौन था या क्या वह घायल हो गया, वह बस झपट पड़ेगा। आकाश को जाते और दरवाजा बंद होने की आवाज सुनने के बाद गौरव ने कहा, तुम अभी तक क्यों नहीं छोड़ रही हो? प्रीति ने शर्माते हुए उसे छोड़ दिया। ठीक है, गुस्सा मत हो। क्या मैं नहीं जानती कि वह मेरे लिए अच्छा है या नहीं? वह पहले से थोड़ा अलग है। तुम्हें क्या पता होगा, तुम बस उसकी अच्छी शक्ल से अंधी हो गई हो। जैसे ही गौरव बोला, उसने उसके दफ्तर पर नजर डाली और एक बिल्कुल नया हरमेज बैग देखा। उसकी भान सिकुड़ गई। क्या वह बैग भी श्री आकाश की ओर से उपहार था? प्रीति हैरान, तुम्हें कैसे पता चला कि उसने मुझे दिया? क्या मैं खुद नहीं खरीद सकती थी? गौरव ने उसे नीचे देखा। तुम खुद इतनी महंगी चीज नहीं खरीदोगी। तुमने जो बैग पहले खरीदे थे वे सब बहुत सस्ते थे। भविष्य में उससे कुछ भी मत लेना और इस बैग को भी वापस कर दो। यह एक शर्त थी जो मैंने जीती थी। अगर मैं इसे वापस कर देती हूँ तो क्या मैं घाटे में नहीं रहूंगी? उसका दांव एक हरमेज बैग था, तुम्हारा क्या था? तुम उसे क्या हारती? खुद को। तुम दिन भर क्या सोचते रहते हो? क्या मैं इतनी मूर्ख हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक हरमेज बैग के लायक हूँ? मेरा दांव 5 जड़ी बूटी साबुन की टिकिया था, जिसका मतलब था कि अगर मैं हार जाती तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसके लिए 5 जड़ी बूटी साबुन की टिकिया बनाती। उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद गौरव की भान थोड़ी सिकुड़ गई। 5 जड़ी बूटी साबुन की टिकिया? हाँ, क्या वह यही चाहता था? प्रीति ने पलकें झपकाईं। क्या कोई समस्या है? गौरव ने उसकी उज्ज्वल चमकदार आंखों में स्पष्ट निर्दोषता देखकर जो डांट वह देना चाहता था वह उसके गले में अटक गई। कम से कम मेरे बड़े होने तक इंतजार करो। बेशक एक समस्या थी, दांव में इतना बड़ा मूल्य अंतर था और आकाश स्पष्ट रूप से नुकसान में था, लेकिन क्या वह ऐसा व्यक्ति था जो हार मानने का जोखिम उठा सकता था? जाहिर तौर पर नहीं। उसने जो नुकसान सहा उसका मतलब शायद यह था कि प्रीति को अन्य तरीकों से उसकी भरपाई करनी होगी। उससे फिर कभी शर्त मत लगाना। तुम इतनी भोली हो, तुम उसे कैसे मात दे सकती हो? भले ही तुम शर्त जीत जाओ, यह इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हें जीतने दिया है। वह चालाक और धोखेबाज है और तुम्हें आसानी से धोखा दिया जा सकता है। प्रीति रुकी, अपने हैंडबैग पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या ये वास्तव में हो सकता है कि आकाश ने जानबूझकर उसे जीतने दिया हो? गौरव ने अपनी उंगली को घुमाया, उसके सिर पर टोकते हुए। तुम किस बारे में ख्वाब देख रही हो? मैंने तुम्हें उससे शर्त न लगाने के लिए कहा था, क्या तुमने सुना? प्रीति ने अपने दुखते सिर को पकड़ा, आग जैसी आंखों से उसे घूर कर देखा। मैंने सुन लिया। मेरे सिर पर मारना बंद करो। तुमने अभी मुझे भोली कहा था और यह सब तुम्हारे टोकने से हुआ है। तो अब तुम मानती हो कि तुम भोली हो? मैं कुछ नहीं मानती। भोली हो और मानती नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें हमेशा धोखा दिया जाता है। मुझे हमेशा कब धोखा दिया गया है? क्या आकाश से शादी करने के लिए धोखा देना काफी नहीं था? तुम और क्या चाहती हो? प्रीति ने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। जब हमने शादी की थी तो उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। यह मैं थी जो उसे पसंद करती थी और उससे शादी करने की जिद की थी। गौरव का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसमें इतना अच्छा क्या है कि तुम उसे पसंद करती हो? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं कर सकती जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करता हो और तुम्हें मन में आने पर तलाक न दे दे? प्रीति का सिर और भी नीचे झुक गया। उसकी आवाज भी बहुत धीमी थी। मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्यों पसंद करती हूँ, लेकिन मैं बस थोड़ा सा करती हूँ। गौरव क्रोधित होकर अपना हाथ फिर से उसके सिर पर टोकने के लिए उठाया, लेकिन उसके बाल छूने से ठीक पहले उसके अंगुलियों में ठहराव आ गया। बहुत देर बाद उसने उसके सिर को थपथपाने में बदल दिया। मुझे डर है कि तुम वही गलती दोहराओगी। वर्मा परिवार की तरह धनी घराना तुम्हारे लिए सही नहीं है, नहीं आकाश जैसा हावी और ठंडा आदमी। हालांकि जब मैं उसका सामना करता हूं तो भयंकर लगता हूं। मुझे पता है कि हमारी ताकतों में एक बड़ा अंतर है। अगर भविष्य में वह तुम्हें तंग करता है और तुम दुखी होती हो तो मैं उसे तुरंत सबक नहीं सिखा सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं उसे सिर्फ पीट सकता हूं, लेकिन शारीरिक दर्द उस परेशानी की तुलना में क्या है जिससे तुम गुजरती हो? अगर तुम किसी साधारण आदमी से शादी करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। मैं भयंकर रहूंगा और कोई भी आदमी तुम्हें हल्के में निराश करने की हिम्मत नहीं करेगा। अकेले शर्मनाक तरीके से धोखा देने या तलाक देने की तो बात ही दूर है। प्रीति, प्यार को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो। भले ही तुम आकाश को पसंद करती हो, इस बार तुम बिल्कुल भी उससे ऐसे ही शादी नहीं कर सकती। तुम्हें कम से कम मेरे बड़े होने तक, जब तक मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाऊं, तब तक इंतजार करना चाहिए, फिर तय करना कि उससे शादी करनी है या नहीं। प्रीति के आंसू तुरंत गिरने लगे। उसने गौरव को कसकर गले लगा लिया, सिसकते हुए। तुम पहले ही बड़े हो चुके हो, तुम पहले ही मेरी रक्षा कर रहे हो। मैं भी मजबूत हो रही हूँ, अब कोई मुझे तंग करने की हिम्मत नहीं करता। खुद पर इतना दबाव मत डालो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। गौरव ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। तुम फिर से क्यों रो रही हो? 2 शब्द और तुम रोने लगती हो। क्या तुम 3 साल की बच्ची हो? प्रीति ने ऊपर देखा। उसकी साफ और शुद्ध आंखों में उसने कोमलता का एक निशान देखा। वह और भी जोर से रोई, आंसू बह रहे थे। मैंने हमेशा प्रमोद को खास तौर पर नापसंद किया है। मुझे लगता है कि उसमें सब कुछ बस बुरा है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे कभी नहीं जानती।
लेकिन उसने चाहे कितने भी भयानक काम किए हों, चाहे वह मेरे लिए कितना भी बुरा रहा हो, मैं हमेशा उसकी आभारी रहूंगी, हमेशा उसके लिए थोड़ा सा कमरा छोड़ दूंगी, क्योंकि उसने मुझे तुम्हारे जैसा भाई दिया है। तुम्हारे जैसा भाई पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गौरव, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। गौरव ने उसे देखा जैसे ही उसने उसके आंसू पोंछे और केवल और आंसू दिखाई दिए, इसलिए उसने आखिरकार हार मान ली। उसके होंठ लाचारी से एक मुस्कान में उठ गए। मैंने सोचा था, अब जब तुम गुप्ता परिवार में वापस आ गई हो, गुप्ता परिवार से एक नया भाई मिल गया है, तुम मुझे अपने भाई के रूप में भूल चुकी हो। प्रीति चौंक गई, उसके आंसू उसकी पलकों पर कांप रहे थे। तुम जानते थे? क्या मैं ऐसा लगता हूँ जो केवल बुद्धिमानों की किताबें पढ़ता है और दुनिया के मामलों को नजरअंदाज करता है? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि गुप्ता परिवार की तीसरी मिस के बारे में खबरें हर जगह हैं, यहाँ तक कि प्रमोद भी हर दिन बात करता रहता है, कहता है कि तुम गुप्ता परिवार में वापस आ गई हो। श्री गुप्ता ने तुम्हें 3 अरब के शेयर दिए, वह तुम्हारे पैसे के पीछे पागल हो गया है। तुमने उसे बाहर क्यों जाने दिया? प्रीति ने सिर हिलाया। मैं खुद को गुप्ता परिवार का हिस्सा नहीं मानती, सिवाय श्री गुप्ता के मेरा बाकी गुप्ता परिवार के साथ संबंध काफी सामान्य है। मैं गुप्ता परिवार से कुछ भी नहीं चाहती और मैं आमतौर पर उनके साथ ज्यादा कुछ नहीं करती। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम गुप्ता परिवार का हिस्सा कैसे नहीं हो सकती? तुम गुप्ता परिवार का हिस्सा हो। तुम्हें अपने लिए जो कुछ भी है उसके लिए लड़ना चाहिए और अपने शेयरों को कसकर पकड़े रहना चाहिए। उन्हें किसी और को ऐसे ही मत दे देना, समझ गई? प्रीति ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। तुमने अभी मुझे आकाश से कुछ भी नहीं लेने के लिए मना किया था, मुझे उसका खाना भी नहीं खाने दिया, तो मैं गुप्ता परिवार से क्यों ले सकती हूँ? ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं? श्री गुप्ता तुम्हारे जैविक नाना है और तुमने तो उनका पैर भी ठीक कर दिया। वह तुम्हें कितना भी पैसा दे, वह लायक है। आकाश तुम्हारा क्या लगता है? वह कुछ नहीं है। प्रीति धीरे से बुदबुदाई, वह मेरा पूर्व पति है। गौरव ने उसे घूर कर देखा। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। प्रीति, वह कुछ नहीं है। गौरव आखिरकार संतुष्ट हुआ। लेकिन प्रीति ने उससे कुछ घबराहट में पूछा, तो क्या तुम अभी भी मेरे भाई हो? उसके आंसू भरी आंखों वाले रूप को देखकर गौरव का दिल नर्म हो गया। जब तक तुम मुझे चाहोगी तब तक मैं हमेशा रहूंगा। प्रीति मुस्कुराई। गौरव का चेहरा चुटकी लेने के लिए पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई। तो तुम्हें मुझे दीदी कहना चाहिए। तुम दिन भर मुझे मेरे नाम से पुकारते रहते हो, ये सही नहीं है। चुटकी सहते हुए गौरव ने उसे दीदी कहने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अगर प्रमोद तुमसे फिर से पैसे उधार लेने आता है तो बस मुझे फोन करना, मैं संभाल लूंगा। प्रीति ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। उसने जो कहा उसकी वास्तव में परवाह नहीं की, क्योंकि वह जाहिर तौर पर प्रमोद की समस्या को गौरव पर नहीं थोपने वाली थी, जिससे वह अपनी पढ़ाई से विचलित हो जाएगा। आखिरकार प्रमोद उससे एक और पैसा नहीं ले पाएगा। उसने गौरव को गंभीरता से देखा और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गौरव, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम और लंबे हो गए हो? क्या तुम पहले इतने लंबे नहीं थे? मैं 2 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, अब मैं 182 सेंटीमीटर का हूँ। तुम इतनी जल्दी बढ़ गए। प्रीति ने सहज रूप से उसके सिर को छूने की कोशिश की जैसा वह पहले करती थी, लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़ ली। मत छुओ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। प्रीति ने उसे नाराजगी से घूर कर देखा, धीरे से बुदबुदाई, तुम स्पष्ट रूप से अभी भी एक बच्चे हो। उसने सहजता से गौरव का हाथ पकड़ा और उसकी नाड़ी ली। एक पल बाद उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। हाल ही में तुम्हारे शरीर का अच्छा रखरखाव किया गया है, तुम्हारा क्यूई और खून भरपूर है और तुम्हारी नाड़ी स्वस्थ है। बेशक ये स्वस्थ था, क्योंकि गौरव ने जानबूझकर खुद को अच्छी स्थिति में रखा था, बस ताकि प्रीति जब उसकी नाड़ी ले तो उस पर कोई चोट ना पाए, जिससे वह फिर से चिंता करेगी। लेकिन गौरव, तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया है ना? गौरव चौंक गया। तुम वह भी बता सकती हो, तुमने वास्तव में नहीं खाया? प्रीति ने आह भरी। समय के आधार पर यह शायद तब हुआ जब प्रमोद घर लौटा और उसे उसके दफ्तर में आकाश के बारे में बताया। फिर गौरव ने दोपहर का खाना छोड़ दिया और सीधे यहाँ आया। वह अंदर से भावुक महसूस कर रही थी। वह वास्तव में उसकी परवाह करता था। उसे डर था कि उसका फिर से फायदा उठाया जा सकता है। वह बिना सोचे समझे दौड़ता हुआ आया था। उसने गौरव को सोफे पर खींचा, उसे बैठने के लिए दबाया और फिर अस्पताल की कैंटीन को फोन किया, उन्हें एक बड़ा भोजन पहुंचाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति खोलने के लिए खड़ी हुई, हैरान हुई, क्या कैंटीन ने इतनी जल्दी पहुंचा दिया? हालांकि जब दरवाजा खुला तो वह कैंटीन से कोई नहीं था बल्कि गुल था। प्रीति चौंक गई। तुम यहाँ क्यों हो? गुल अपने यूजुअल प्लेबॉय की आरामदायक मुद्रा से रहित थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। वह प्रीति से बात करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उसके दफ्तर में बैठे गौरव पर पड़ी, उसने भान सिकोड़ ली। ये भी यहाँ क्यों है? इसे जाने के लिए कहो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। गौरव ने खिल्ली उड़ाई। तुरंत उसे व्यंग्य से देखा। तुम्हारे पास कहने के लिए ऐसा क्या है जो मेरे सामने नहीं कहा जा सकता? गुल ने अपनी कनपटियों को दबाया। यहाँ बच्चे के बात करने की कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। मुझे प्रीति के साथ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। गौरव खड़ा हुआ और ठंडे होकर गुल को घूर कर देखा। तुम प्रीति से अकेले में बात करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसे धोखा देना आसान है। तुम जितना कम चाहते हो कि मैं सुनूं, मैं आज उतना ही जोर देता हूं सुनने पर। कहीं ऐसा न हो कि उसे वास्तव में तुम्हारे द्वारा धोखा दिया जाए। गुल पहले ही खराब मूड में था और अब ये और बिगड़ गया। गुस्से में उसने कहा, इसका तुमसे क्या लेना देना है? क्या तुम खबरें नहीं देखते? क्या तुम नहीं जानते कि प्रीति वास्तव में गुप्ता परिवार की सदस्य है? तुम अब उसके भाई नहीं हो, मैं हूं। गौरव अविचलित था। मैं उसका भाई हूं या नहीं ये तुम्हें तय नहीं करना है, ये वह है जो तय करती है। जब प्रीति ने उन्हें लड़ते हुए सुना और मिलते ही पीछे नहीं हटते हुए, उसका सिर फटने वाला था। उसने जल्दी से कहा, गुल, गौरव हमेशा मेरा भाई रहेगा। मेरे मामलों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में उसे नहीं जानना चाहिए, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो बस कह दो।
वह सुन सकता है। गुल क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। क्या तुम वास्तव में उसे अपना जैविक भाई मानती हो? तुम उसे सब कुछ जानने देने को तैयार हो? हाँ, मैं मानती हूँ। गौरव ने राहत महसूस की। वह सोफे पर वापस बैठ गया, एक विजेता की मुद्रा अपनाते हुए गुल को देखता रहा। गुल को, हालांकि, उससे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने दांत भींचकर और थोड़ी देर के लिए चुप रहकर उसने आखिरकार कहा, प्रीति, मैं एक क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर करने पर चर्चा करने आया हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी माँ के अपराधों को क्षमा कर सकती हो, बस ताकि उसे मौत की सजा न सुनाई जाए। तुम कितना भी मुआवजा चाहो, मैं उस पर सहमत हो सकता हूँ। बस अपनी कीमत बताओ। गौरव थोड़ा दंग रह गया। पता चला कि गुल के आने का यही कारण था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह नहीं चाहता था कि वह सुने। लेकिन गुल की माँ ने ठीक ठीक क्या किया था कि वह मौत की सजा के कगार पर थी। प्रीति का चेहरा जल्दी से ठंडा पड़ गया। मुआवजा? मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ वापस आ जाए। क्या तुम उसकी भरपाई कर सकते हो? इसके अलावा उसने सिर्फ मेरी माँ को नहीं मारा, उसने कई लोगों को मारा है। जयंत से जुड़ी किसी भी महिला को उसने किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसने ईर्ष्या से जयंत की अवैध बेटी को मारने की कोशिश की। ऐसी व्यक्ति को मौत की सजा न देना अत्याचार होगा। गुल का चेहरा पीला पड़ गया। वह वास्तव में किरण ने जो कर्म किए थे उनके बारे में जागरूक था, लेकिन प्रीति के इतने सीधे उससे सामना करने से उसे अभी भी बहुत असुविधाजनक महसूस हुआ। प्रीति की आंखों को देखकर जो तुरंत लाल हो गईं, यहाँ तक कि उसके द्वारा बोले गए शब्दों में भी आत्मविश्वास की कमी थी। वे मामले जरूरी नहीं कि मेरी माँ द्वारा किए गए हों। मेरे पिता की अवैध बेटी बीमारी से मर गई। वह हमेशा हमेशा बीमार रहती थी। तो उसे क्या बीमारी थी? मुझे एक विशिष्ट नाम बताओ। मुझे नहीं पता। वह बिल्कुल बीमार नहीं थी। तुम्हारी माँ ने किसी को उसे दवाएं देने के लिए किराए पर लिया था, जिसने उसे हर समय बिस्तर पर पड़ा रखा। क्या अन्य मौतें तुम्हारी माँ से जुड़ी हैं? ये पुलिस को तय करने दो। मैं तुमसे इन पर बहस नहीं करना चाहती। प्रीति की आवाज़ थोड़ी कांप गई। लेकिन मुझे यकीन है, जिसने सालों पहले मेरी माँ को मारा था, उसे तुम्हारी माँ ने किराए पर लिया था। इन सभी सालों में मैंने सोचा था कि मेरी माँ को किसी कारण के बिना एक रोगी ने मारा था। मैं हत्यारे से पूछने गई थी कि उसने उस डॉक्टर को क्यों मारना चाहा जिसने उसे बचाया था। ये पिछले साल तक नहीं था कि मुझे पता चला। मैं हर समय गलत व्यक्ति को निशाना बना रही थी। मैंने इतने सालों तक नफरत की है, गलत व्यक्ति से नफरत की है। मैं कभी भी क्षमा पत्र जारी नहीं करूंगी। नहीं, मैं तुमसे एक पैसा मुआवजा लूंगी। मैं केवल चाहती हूं कि दोषी को कानूनी दंड का सामना करना पड़े। हत्या के लिए हत्या, मौत की सजा, यही वह भाग्य है जिसकी वह हकदार है। गुल, प्रीति की ठंडी, नफरत भरी आंखों से घूर कर देखे जाने पर मुश्किल से उसकी आंखों में देख पाया। आने से पहले उसने बहानों का एक सेट तैयार किया था। किरण परिवार ने भी उसके लिए कुछ तैयार किए थे, लेकिन अब उसने खुद को उन्हें बोलने में असमर्थ पाया। बहुत देर बाद उसने आखिरकार कहा, मैं जानता हूं कि तुम उससे नफरत करती हो, और मैं जानता हूं कि उसने बहुत सारे पाप किए हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी मेरी माँ है और मुझे उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रीति, अगर तुम एक क्षमा पत्र जारी करने को तैयार हो, उसके अपराधों को क्षमा कर दो, तो मैं तुम्हें गुप्ता समूह में अपने सभी शेयर दे सकता हूँ। भविष्य में तुम समूह को संभाल सकती हो। प्रीति हैरान थी। क्या क्या तुम पागल हो? तुम अब समूह भी नहीं चाहते? अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को यहीं से आगे बढ़ाऊं, जहां प्रीति और गुल की बातचीत रुकी है? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।